हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर स्टडिंग वेल। वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 32 इयर्स दैट इज प्रीवियस इयर्स में आए हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नीट के क्वेश्चंस के साथ। आइए बेटा एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बस उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि जो मेरी पिछली वीडियो आई थी स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, बेटा उससे गो थ्रू हो लीजिए। आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल हलवा जैसे लगेंगे। आपको लगेगा कि बहुत ही आसान हो गया है, बट आप मेरी पिछली जो वीडियो है उसके सॉल्यूशंस को गो थ्रू हो लीजिए, आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे बच्चों मेरे को कह रहे हैं एक मेटल स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के बारे में बात करनी है। चार ऑप्शंस इस तरीके से हैं। चार ऑप्शंस प्यारे बच्चों इस तरीके से कह रहे हैं। स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर, मतलब उससे कह रहे हैं स्मॉल आर के साथ कैसे वेरी करेगा। सेंटर से अगर डिस्टेंस आर अगर बढ़ेगा है ना, जब आर लेस देन आर है और जब आर ग्रेटर देन आर है। बेटा कंडक्टर पे अगर मैं चार्ज दूंगा, आर रेडियस का स्फीयर है तो वो उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा आती है, ये मैं जानता हूं। पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह सेम है, चार्ज डेंसिटी हर जगह सेम होगी। दैट इज ये स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होगा। और प्यारे बच्चों अगर ये स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होगा तो मैं पक्के से क्या कह सकता हूं, एक हॉलो स्फीयर अगर जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसके अंदर फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो अगर आर इंक्रीज करेगा जब व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो फील्ड तो जीरो ही रहेगी। और उसके बाद क्या होती है, हॉलो स्फीयर के बाहर फील्ड कैसी होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, फिर घटती है। तो आंसर हो जाएगा जीरो एज आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन आर, डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फॉर आर ग्रेटर देन आर। आई होप बेटा मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाया हूं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सादा क्वेश्चन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि पहले फोर्स दो चार्जेस के बीच में जो Q और माइनस Q है वो फोर्स F था। जब 25% चार्ज इससे इस पे डिस्ट्रीब्यूट इससे इस पे डाल देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा। बेटा पहले फोर्स था सपोज F, तो वो था K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। सपोज बीच का डिस्टेंस अगर R है, बेटा 25% इस पे डाल देंगे तो इस पे क्या बचेगा 75%। और वो जो प्लस क्यू बाय 4 जाएगा वो इसके माइनस क्यू बाय 4 को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो फाइनली चार्जेस क्या क्या हो जाएंगे, 3q बाय 4 और माइनस 3q बाय 4, दैट इज चार्जेस 3/4 हो गए दोनों के दोनों। तो बेटा अब k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, अब जब f डैश में कैलकुलेट करूंगा तो क्या निकल के आएगा, k 3 बाय 4q का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दैट इज 9 by 16 टाइम्स हो जाएगा पिछले फोर्स के, दैट इज 9f by 16 विच इज ऑप्शन सी। आई होप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आया भी होगा। बेटा अब ये अगला क्वेश्चन है, लेमडा चार्ज डेंसिटी की इनफाइनाइट रॉड्स है ना, जो 2r डिस्टेंस पे है, एक लेमडा और एक माइनस लेमडा चार्ज डेंसिटी है। मिडिल में फील्ड कितनी होगी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कितनी होगी बताइए। तो बेटा प्लस वाले से अवे होती है, नेगेटिव वाले की तरफ होती है, और दोनों के कारण होगी कितनी, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दोनों के कारण इधर को ये तो इंटू 2 हो जाएगा। बेटा क्या आ जाएगी, लेमडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर टुवर्ड्स नेगेटिव लेमडा वाले की तरफ, टुवर्ड्स नेगेटिव लेमडा वाले की तरफ। आई होप मैं आपको समझा पाया। आइए बढ़ते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये मेरे को क्या कह रहा है, कह रहे हैं दो स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस r है ना, और एक का रेडियस 2r है, मेटेलिक स्फीयर्स हैं। कह रहे हैं इन पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा थी, जब कॉन्टैक्ट में लेके आए और फिर दूर लेके गए तो चार्ज डेंसिटीज क्या क्या हो जाएंगी। बेटा इनको कहना ये चाहिए था क्वेश्चन, हालांकि अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन इसमें एरर है ना। बेटा देखो एक्चुअली ना हमको ये कहना चाहिए, जब स्फीयर्स बहुत दूर दूर है उनको एक वायर कनेक्ट करी उनके बीच में और फिर वायर को हटा दिया, अब चार्ज डेंसिटी क्या क्या हो जाएंगी। तो बेटा वो जो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वाला रिलेशन है वो एक्चुअली ट्रू तो बेटा तभी है जब दो स्फीयर्स बहुत दूर दूर हो, उनके बीच में तार को कनेक्ट कर दे। अगर उनको टच करते हैं तो बेटा वो रिलेशन एक्चुअली तो ट्रू नहीं होता है, पर मैं उसको ट्रू मानते हुए एक बार कर ले रहा हूं, क्योंकि बेटा ये बड़ी फेमस एक मिसकॉन्सेप्ट है। तो ये थोड़ा बहुत वैसे नीट में एरर्स रहती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम मान लेंगे कि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है जब टच करेंगे, है ना। तो ये कैसे निकल के आता है मैं आपको बता रहा हूं। ये एक है मान लो R1 रेडियस का, है ना,
और एक है मान लो R2 रेडियस का। हमने इनको एक वायर से टच किया, तो बेटा अब इसके जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो करंट होगा वायर में। अब वायर में करंट अगर नहीं है तो KQ1/R1 ये हो गया इसकी सरफेस का पोटेंशियल। और जब मैं इसकी सरफेस का पोटेंशियल लिख रहा हूं तो इसके कारण उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या, वो बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा है। यही मैं कहना चाह रहा था, जब डिराइव करते हैं तो हम ये कंडीशन लेते हैं ये बहुत दूर दूर है, KQ2/R2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके बाद, किसी ने सर R2 से मल्टीप्लाई कर दो, गुस्से में आके ऊपर नीचे। मैंने कहा क्यों, कहते हैं मजा आएगा। मैंने कहा मजा आएगा तो बहुत बढ़िया बात है, मल्टीप्लाई करना चाहिए। फिर हमने किया मल्टीप्लाई, तो बेटा ये क्या बन के आ गया, ये बन के आ के कट जाएंगे तो ये बन के आ जाएगा 4 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। मैंने कहा क्यों, कहते हैं मजा आएगा। Q1/4πR1² हो जाएगा σ1, तो σ1R1 इक्वल टू σ2R2। तो बेटा अगर सिग्मा R का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दैट इज सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो बेटा इस पे जो भी चार्ज डेंसिटी आएगी कांटेक्ट में आने के बाद इस पे डबल आएगी कुछ, है ना। इस पे जो भी चार्ज डेंसिटी आएगी, मान लो 2 सिग्मा डैश आएगी, तो इस पे सिग्मा डैश आएगी, क्योंकि रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिग्मा R कांस्टेंट है, अगर R हाफ है तो सिग्मा डबल होगा। तो बेटा डबल और 2 सिग्मा डैश इस 2 सिग्मा डैश, ऐसे आंसर्स होने चाहिए। और ऑप्शंस जो मेरे पास है प्यारे बच्चों वो है 5 σ/6 और 5 σ/2, है ना, जो कि ऑप्शंस आपके सामने भी हैं, आप भी देख पा रहे होंगे। तो ये तो हो नहीं सकता, तो बेटा 5 σ/3 और 5 σ/6 यही वाला सही आंसर है। खाली डी में ही ऐसा दिख रहा है जब डबल चार्ज डेंसिटी है, और किसी भी ऑप्शन में आपको डबल चार्ज डेंसिटी जैसा नहीं दिख रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर मान लो कि आपको मन करे, नहीं हम ऐसे डायरेक्टली हम ऑप्शन को नहीं देखेंगे, हम तो पूरा सॉल्व करेंगे, मन कर जाए, है ना, तो फिर आप इस तरीके से करिए। फिर मैं आपको तरीका बताता हूं। ये ज्ञान की बात बताई थी, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। ठीक है, अब बेटा सिग्मा इंटू 4πR², पहले वाले स्फीयर पे चार्ज था। सिग्मा इंटू 4π2R², ये पहले दूसरे वाले स्फीयर पे चार्ज था। बाद में कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा डैश इंटू 4πR², ये पहले वाले बाद में पहले वाले स्फीयर पे चार्ज हो गया। और सिग्मा डैश इंटू 4π2R², ये बाद में दूसरे वाले स्फीयर पे चार्ज हो गया। यहां से आप बहुत इजीली बेटा सिग्मा डैश निकाल सकते हैं। सिग्मा डैश आ जाएगा तो 2 सिग्मा डैश भी आ जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल था। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। इसमें एक है ना बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया से पहले कैपेसिटर को चार्ज किया, फिर इस स्विच को, है ना, यहां से इधर को पटक दिया, ठाए 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 ठाए। और फिर क्या होगा बेटा, अब इससे इस पे जब चार्ज फ्लो करेगा, मतलब ये कैपेसिटर जो चार्ज है ये अनचार्ज वाले को जब कनेक्ट करेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा, और फाइनली कुछ एनर्जी जो होगी वो लॉस होगा बेटा, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ हीट निकल जाएगी बेटा। करंट जब भी होगा तो कुछ ना कुछ तो हीट डिसिपेट होगी, तो वो कितना परसेंट एनर्जी कह रहे लॉस हो जाएगा ये बताना है, परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस्ट। ठीक है बेटा, वैसे तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो बेटा वो रिलेशन होता था हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2²। अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात है, याद नहीं है तो याद होना चाहिए। कहां से आया था, आइए आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं। ये C1 है ना, V1 पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज है ना, और मैंने C2 से इसको कनेक्ट कर दिया, है ना। मान लो अभी स्विच ओपन है ना, जो V2 पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज है। अब जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो बेटा होगा क्या, कुछ टाइम बाद, पहले तो जो इन दोनों प्लेट पे मिला के चार्ज है, पहले C1 V1 प्लस C2 V2, थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं, इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। मान लो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस V हो गया। ठीक है बच्चों, है ना। और अब क्या आएगा बेटा, लॉस इन एनर्जी, दैट इज थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड कैसे निकालेंगे, हाफ C1 V1² प्लस हाफ C2 V2²। ये पहले एनर्जी थी, और बाद में कितनी हो गई, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V²। यहां पे V की वैल्यू निकाल के ठाए से डालेंगे एंड यू विल गेट हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2²। तो बेटा अगर दो कैपेसिटर्स चार्ज होते हैं तो बेटा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2²। ठीक है,
तो बेटा बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। इसका अगर पोटेंशियल मान लो 0 है तो इसका V1 है, इस वाली प्लेट का V2 है। तो इन दोनों की प्लेट्स का है ना जो पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी दो प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आप ले लीजिए, है ना, किसी भी दूसरे वाले को रेफरेंस मान के, है ना। तो अगर मान लो ये नेगेटिव वाली प्लेट इधर होती तो V1 माइनस माइनस V2, तो V1 प्लस V2 बन जाता, है ना। बस बच्चों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो एनर्जी डिसिपेट होगी, जो एनर्जी डिसिपेट होगी बेटा, वो कितनी होगी, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। बेटा अगर आप याद करें, जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, जब दो बॉडीज चिपक जाती हैं, तो वहां पर इक्वेशन क्या लिखते हैं, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, वही इक्वेशन। और फिर लॉस इन एनर्जी कैसे लिखते थे, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर, जिस कांस्टेंट जिस वेलोसिटी से दोनों के दोनों चलेंगे। तो बेटा यहां से रिलेशन निकल के आता था। तो मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा था, जो थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड है इस केस में, और वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट आती थी बेटा, वो उसमें रिलेशन आता था हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 स्क्वायर, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 स्क्वायर। तो बेटा यहां तो बेटा दोनों cc है, तो बेटा हाफ cv स्क्वायर पहले इसमें एनर्जी थी, लॉस कितना आएगा, लॉस आएगा हाफ cc अपॉन c प्लस c, हाफ cc c इंटू सी अपॉन सी प्लस सी, सी बाई 2। और यहां पर तो बेटा ये अनचार्ज था तो v माइनस जीरो स्क्वायर, अब v माइनस जीरो तो v हो जाएगा, तो 1/4 CV स्क्वायर एनर्जी लॉस्ट हो गई, ये है थर्मल एनर्जी लॉस्ट, है ना। और इसका ये हाफ है, तो 50% एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, लॉस्ट हो जाएगी, है ना, ड्यूरिंग मतलब चार्जिंग ऑफ द सेकंड कैपेसिटर फ्रॉम द चार्जिंग ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर। हाफ CV स्क्वायर थी और हो कितनी कितनी जाएगी प्यारे बच्चों, मतलब 1/4 CV स्क्वायर, क्योंकि हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर आपको लगे कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया है तो आप आराम से लिखिए, बिल्कुल आराम से, है ना, हाफ CC अपॉन C प्लस C इंटू V माइनस जीरो स्क्वायर, क्योंकि ये अनचार्ज था, है ना। आई होप बेटा मैं आपको ये समझा पाया। ये C/2 बन जाएगा, आप देख पा रहे हो, ये बन जाएगा C प्लस C, तो C है ना, C कट जाएगा तो C/2, तो C/4 V स्क्वायर, हाँ 1/4 CV स्क्वायर एनर्जी लॉस्ट हुई है, हाफ CV स्क्वायर थी, दैट इज आधी एनर्जी लॉस्ट हुई। कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई प्यारे बच्चों, आधी, है ना। और बेटा अगर आप लोग खाली बैठे हुए हैं बेटा, कोशिश करिए साथ में नोट करते जाइए, ध्यान से सुनिए बात को, एक एक चीज को ध्यान समझिए। नीट की स्पेशल बात ही ये है कि अगर आपने बहुत ध्यान से बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सुन लिए, आए हुए क्वेश्चंस के, तो बेटा इसमें कोई डाउट नहीं है कि 140 नंबर लाना मतलब कोई बड़ी डील है, बहुत ही सिंपल है। पर आए हुए क्वेश्चंस पे आपको बिल्कुल मास्टरी होनी चाहिए, आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और आप साथ में अगर नीट के साथ साथ अगर एक्स्ट्रा थोड़ा सा करना चाहें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर लें, तो पिछले साल के और इस साल के मेंस के पेपर कर लीजिए, इतना बहुत रहेगा, है ना। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। बेटा यहाँ पर कह रहे हैं एक बार एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को है, इनिशियली रेस्ट पे है और गिर रहा है h हाइट से, तो इसको जो टाइम लगेगा, और प्रोटॉन जब गिरेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। तो बेटा देखो बस मैं आपको इतना पूछना चाह रहा हूं कि कौन पहले गिरेगा इसके बारे में पूछ रहे हैं। बेटा अगर समझो ना ध्यान से, अगर हमारे पास एक तगड़ा सा आदमी हो, बिल्कुल मोटा तगड़ा आदमी हो, और एक पतला दुबला सा आदमी हो, तो बेटा पतले से दुबले अगर आदमी को अगर मान लो कि कोई फोर्स लगाए, है ना, लात मार दे जोर से, है ना, तो वो तो गोली की रफ्तार से जाएगा। पर मोटा तगड़ा आदमी होगा तो बेटा वो तो हल्के हल्के जाएगा। प्रोटॉन जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉन से बेटा काफी भारी होता है, 1837 टाइम्स मास होता है प्रोटॉन का। 1.6 इसका होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, इसका 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27। दैट इज ये काफी भारी है ना। तो बेटा बस मैं आपको एक ही बात समझाना चाह रहा हूं कि जो भारी है, फोर्स तो दोनों पे सेम है क्योंकि चार्ज दोनों का सेम है, क्यूई दोनों पे सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, पर मास ज्यादा होने से एक्सेलरेशन कम आएगा, प्रोटॉन थोड़ा सा देर में आएगा, प्रोटॉन थोड़ा सा देर में आएगा, है ना। तो मेरे से पूछ रहे कौन सा, बेटा कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लगेगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ प्रोटॉन विल बी स्मॉलर। काफी सिंपल क्वेश्चन था, है ना बेटा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब अगर मास अगर ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रोटॉन का कम हो जाएगा, एंड हेंस उसको आने में टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो ये मैं आपको समझा पाया हूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, शानदार क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं दो प्लेट्स के बीच में जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू d की पावर n, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। एक प्लस q चार्ज की प्लेट, एक माइनस q। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाया वाला क्वेश्चन है ना, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब देखिए बेटा, पहली बात तो जो फील्ड होगी
अंदर, बेटा वो तो होती है Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसके कारण और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरी प्लेट के कारण। तो टोटल क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितनी हो जाएगी? बोलेंगे शानदार तरीके से, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल। पर बेटा टोटल फील्ड इनटू चार्ज थोड़ी ना करेंगे। जब k q1 q2 बाय r स्क्वायर करते हैं तो बेटा हम करते क्या है? k q1 बाय r स्क्वायर इसकी फील्ड इनटू इसका चार्ज, इसकी फील्ड साथ में थोड़ी ना लेते हैं। तो बेटा ऐसा ना सोचे, टोटल फील्ड लेंगे। Q अपॉन A हो गया सिग्मा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी फील्ड इनटू इसका चार्ज करेंगे तो आएगा फोर्स। ओह दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ D, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ D। तो बेटा पूछ रहे हैं कि D की पावर पे डिपेंड करेगा क्या? इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। बिल्कुल सही। तो 7th का आंसर हो गया ऑप्शन ए। आइए चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। ये बहुत ही भयानक क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे टॉय कार है ना, ये तो खिलौने की बातें कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है भैया, आइए समझते। टॉय कार है और कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्विच ऑन करी है E, है ना, तो कह रहे हैं 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 6। 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो गई प्यारे बच्चों? 6। अब बेटा अगर 1 सेकंड बाद वेलोसिटी अगर 6 हो गई तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? 0 से 6 हो गई, एवरेज हो गई 3। तो 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो कितनी है? 3 इंटू 1 दैट इज 3। एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम दैट इज 3। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 1 सेकंड पर पलट दिया। अब 6 वेलोसिटी थी बेटा, जो पहले फोर्स था QE बाय m, जो पहले एक्सेलरेशन था QE बाय m, बाद में भी वही एक्सेलरेशन है, पर अब वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। पहले 1 सेकंड में अगर 6 से वेलोसिटी बढ़ी थी, 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आता है दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। डायरेक्शन पलट दिया है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी प्यारे बच्चों पलट जाएगा। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बच्चों पलटने से क्या होगा? अब वो 6 जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि 1 सेकंड में 6 से वेलोसिटी बढ़ी थी, दैट इज एक्सेलरेशन जो था वो 6 था। अब रिटार्डेशन 6। अब 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगी? t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या हो जाएगी बेटा? वेलोसिटी 0, है ना, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और फिर t इक्वल टू 3 सेकंड पे क्या हो जाएगी बेटा? वापस से 6 हो जाएगी, क्योंकि बेटा 6 है, 1 सेकंड में घट के 0 होगी। फिर फोर्स इधर को ही लग रहा है, फिर से 6 हो जाएगी, दैट इज वापस वहीं पे आ जाएगा जहां था। अब बेटा 6 से 0 ही, फिर से उसने 3 ट्रेवल कर लिए बेटा। 6 0 एवरेज 3 वेलोसिटी इनटू टाइम, फिर से 0 से 6 हुई अगले 1 सेकंड में 2 से, क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन तो वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, चार्ज वही है, फोर्स वही है, फोर्स बाय मास, एक्सेलरेशन वही है। और अगर एक्सेलरेशन वही है प्यारे बच्चों तो बेटा फिर से वो 3 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। और 3 डिस्प्लेसमेंट अगर हो गई, और अगर 3 डिस्प्लेसमेंट हो गई तो बेटा मैं यहां पर एक बात बिल्कुल श्योरिटी से जो कह सकता हूं वो ये है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 9 हो गया अपॉन टोटल टाइम, तो कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? 3 इधर गया, 3 इधर गया, फिर 3 इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 3 अपॉन टाइम 3। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी 1 होगी, एवरेज स्पीड 3 होगी। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। ये क्वेश्चन इन जनरल बच्चों को क्लिक नहीं करता है जल्दी से। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आपको 1 से 2 बार देखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है, आप समझ पाएंगे, है ना। मैं फिर भी एक बार बता देता हूं ताकि आपको रिवाइंड ना करना पड़े, है ना। देखिए बच्चों, ये कोई भी चीज है जिसकी वेलोसिटी अभी 0 थी, 1 सेकंड बाद 6 हो गई, है ना, 1 सेकंड पे 6 हो गई। और फिर कह रहे हैं हमने फोर्स को डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, तो बेटा क्या हो जाएगा? अब एक्सेलरेशन 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में इंक्रीज आता है उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 6 आ गया। अब रिटार्डेशन 6 हो जाएगा, तो वेलोसिटी बेटा 6 1 सेकंड में 6 से 0 हो जाएगी, मतलब 2 सेकंड्स पे क्या हो जाएगी? वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। लेकिन फोर्स तो अभी भी वही है, एक्सेलरेशन अभी भी वही है, तो 3 सेकंड पे क्या हो जाएगी बेटा? वेलोसिटी वापस से 6 हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो 0 से 6, 6 से 0 और 0 से 6, हर 1 सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी 3 है। तो हर 1 सेकंड में उसने कितना ट्रेवल करना है? 3 इंटू 1 दैट इज 3 और फिर आते हुए भी 3। तो बेटा टोटल डिस्टेंस हो गया 9 अपॉन टोटल टाइम हो गया 3। टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई 3, क्योंकि 6 आगे गए 3 पीछे गए, तो डिस्प्लेसमेंट 3 और टाइम 3। तो बेटा एवरेज स्पीड हो गई 3 और एवरेज वेलोसिटी हो गई 1। तो बेटा क्या क्या पूछा था मेरे से पूछा था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में ही, और लेकिन पहली बात पूछी थी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी 1 और एवरेज स्पीड 3, है ना। तो यहाँ पे बेटा 1, 3 इज द करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट
नाइन्थ क्वेश्चन बेटा सेम आ गया, फिफ्थ क्वेश्चन जैसा ही आ गया, बिल्कुल जो मैंने फिफ्थ क्वेश्चन आपको कराया था। पहले एक कैपेसिटर को चार्ज किया, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं चाहे तो। एक कैपेसिटर को चार्ज किया, फिर उससे दूसरे कैपेसिटर को चार्ज किया। वहां पर से हमसे पूछ रहे थे अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट करने पे कितनी एनर्जी, कितनी परसेंटेज एनर्जी लॉस्ट है, तो आंसर था 50%। यहां पर पूछ रहे हैं कि एनर्जी इन दी कैपेसिटर्स रिड्यूसेस बाय अ फैक्टर ऑफ, मतलब जो टोटल एनर्जी किस फैक्टर से रिड्यूस कर जाएगी। बेटा मैं आपको याद दिलाता हूं, बेटा कह रहे हैं पहले हमने कैपेसिटर को चार्ज किया 20 वोल्ट से, है ना, ये सी, और आइडेंटिकल कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। कह रहे हैं बताइए एनर्जी इन दी कैपेसिटर्स विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ, एग्जैक्ट लाइन में बोल देता हूं, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ दिस, इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ दिस, रिमेन्स द सेम। बेटा ये तो पक्का है कि डिक्रीजेस ही होगी, क्योंकि जब भी अगर चार्ज फ्लो होगा, करंट होगा, तो ये पक्का है कि थर्मल एनर्जी तो प्रोड्यूस होनी ही होनी है। तार में करंट होगा तो तार गर्म होगी ही होगी, तो डिक्रीजेस वाला ही आंसर होना चाहिए था, जो कि एक ही ऑप्शन है करेक्ट, मतलब कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो बेटा पहले हाफ CV स्क्वायर थी, लॉस्ट जो थर्मल एनर्जी होगी वो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, अभी निकलवाया था हाफ C/2 V स्क्वायर, तो 1/4 लॉस्ट हो गई, तो बची कितनी 1/4 CV स्क्वायर। ये फाइनल एनर्जी हो गई 1/4 CV स्क्वायर, और ये इनिशियल थी। तो बेटा डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2, डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2। आई होप मैं आपको समझा पाया। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा ये देखो, ये बहुत ही सिंपल सादा क्वेश्चन है, लेकिन बेटा इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और मैं चाहूंगा कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं, मेरी एक्सरसाइज 1 जो मैंने सॉल्यूशन पोस्ट कर रखा है यूट्यूब पे, एक्सरसाइज 1, उसका आप सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन में मैंने कुछ एक एक्स्ट्रा बातें बताई हुई हैं, है ना। तो जैसे उसमें मैंने ये बताया कि किसी भी चीज को अगर आप बहुत दूर से एनालाइज करेंगे, भले रिंग हो, तो उसकी फील्ड बेटा क्या हो जाती है, अगर आप बहुत दूर से देखेंगे, मैं आपको हल्का सा बता देता हूं, KQX अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2, है ना, तो बेटा वो क्या आ जाएगी KQX, है ना, बाय A क्यूब, क्योंकि अगर KQX बाय X क्यूब, क्योंकि अगर X बहुत 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 बड़ा है तो KQ बाय X स्क्वायर बन जाएगा ये, है ना। तो KQ बाय X स्क्वायर पॉइंट चार्ज की तरह, किसी भी चीज को बहुत दूर से देखेंगे तो वो पॉइंट चार्ज की तरह उसकी फील्ड आ जाती है, मतलब जो भी चार्ज हो आप उसको एक पॉइंट बना दो, है ना। ये आप चाहें तो वो वीडियो देख लीजिए, मैंने पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है ये वाला, ठीक है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन में कैसे ये यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का कह रहे हैं चार्ज -E है, मान लो कह रहे हैं प्रोटॉन का चार्ज E प्लस डेल्टा ई है, डेल्टा ई इज वेरी स्मॉल। अब कह रहे हैं दो हाइड्रोजन एटम के बीच में जो नेट फोर्स है वो 0 है, टोटल फोर्स इस पे जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। बेटा एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, और एक अगर -E प्लस डेल्टा ई, तो टोटल डेल्टा ई चार्ज हो गया, इस पे भी डेल्टा ई चार्ज हो गया, तो रिपल्शन आएगा एक, और वो बराबर होंगे तभी ऐसा हो पाएगा। कह रहे डेल्टा ई किस ऑर्डर का होगा, खाली ऑर्डर बताना है। तो बेटा Gm1 m2 by r square is equals to K Q1 Q2 K डेल्टा E स्क्वायर, मतलब मैं टोटल चार्ज क्या मान ले रहा हूं डेल्टा E, क्योंकि कह रहे बहुत दूर हैं, तो बेटा आप खाली पॉइंट चार्ज अज्यूम कर सकते हैं डेल्टा E, K डेल्टा E स्क्वायर बाय r स्क्वायर को काट दीजिए, G होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, साफ लिखने की जरूरत है ना। और मास क्या होता है बेटा हाइड्रोजन एटम का 1.6 इंटू 10 की पावर -27, तो 1.6 स्क्वायर आ जाएगा, और 10 की पावर -27 का स्क्वायर 10 की पावर -54 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू डेल्टा ई स्क्वायर। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। डेल्टा ई का ऑर्डर निकालना, ये हो गया 10 की पावर -11, 10 की पावर -54, ये हो गया 10 की पावर -65 अपॉन 10 की पावर -9, है ना, तो ये हो जाएगा अपॉन 10 की पावर 9, हो जाएगा 10 की पावर -74। तो डेल्टा ई बेटा 10 की पावर -74 आ रहा है इस तरफ, है ना। तो डेल्टा ई बेटा किसके, मतलब 10 की पावर कौन सी पावर बन जाएगी बेटा, 10 की पावर -74 का अंडर रूट लेना पड़ेगा, दैट इज 10 की पावर -37। तो 10 की पावर -37 इज द करेक्ट आंसर, विच इज इन ऑप्शन बी, विच इज इन ऑप्शन बी। ये बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा, बहुत ही सिंपल सादा सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर लेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनेंगे बात को। हाँ आपको ही कह रहा हूं बेटा, इधर देखते रहेंगे बच्चों। बेटा 1040, बेटा ये जो ना इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखे, चार सिचुएशन दे रखी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चार सिचुएशन है प्यारे बच्चों। कह रहे हैं एक चार्ज अगर यहां से यहां जाता है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस केस में ज्यादा वर्क करेगी, किस केस में कम।
बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होता है क्यू डेल्टा वी, क्यू डेल्टा वी होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क, एक्चुअली क्यू इंटू वी आई माइनस वी एफ होता है, मतलब माइनस क्यू डेल्टा वी बोलना चाहिए, क्योंकि जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटती है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करती है। क्यू इंटू वी होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो क्यू वी आई हो गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्यू वी एफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। जितना डिक्रीज आता है वही तो वर्क होगा प्यारे बच्चों। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे भैया जो घटेगी उतना ही तो वर्क करेंगे। अरे जितने पैसे जेब में कम होंगे उतने ही तो खर्च करेंगे। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? तो बेटा सब में पोटेंशियल डिफरेंस जो दो ए और बी पॉइंट दे रखे, चारों कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस हर केस में 30 है, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा, हर केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होगा वो बराबर होगा। तो हर केस में वर्क क्या आएगा प्यारे बच्चों, बराबर आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, दिखने में भयानक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं बेटा टॉर्क आ रहा है 4 न्यूटन मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगा रखी है 2 × 10⁵ है ना, 2 सेंटीमीटर बीच का डिस्टेंस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट में एंगल 30 डिग्री है। पूछ रहे चार्ज ऑन मतलब चार्ज क्या क्या होंगे, ये क्यू और माइनस क्यू, मतलब क्यू का मैग्नीट्यूड बताना है। तो क्यू मान लो मैग्नीट्यूड है, इंटू 2 × 10⁻², ये हो गया बेटा डाइपोल मोमेंट पीई साइन थीटा, इंटू 2 × 10⁵, ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया पीई, ये आ गई पी की वैल्यू पीई साइन 30, साइन 30 हाफ होगा, और टॉर्क आ रहा है प्यारे बच्चों 4, ये 4 जाएगा, 2 दोनों चले गए, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा 10⁻³ है ना, विच इज एन ऑप्शन। ये कौन से ऑप्शन में ऐसा दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है ऑप्शन बी में है ना, 2 मिली कूलम, बिल्कुल सही। तो बेटा ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, फटाफट से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे को कह रखा है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने क्या किया, 3 डाइलेक्ट्रिक डाल दिए हैं, कह रहे इसके बदले एक ही डालें तो भी वही रिजल्ट आ जाए। तो बेटा बस मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि अगर चारों को हटा के अगर एक ही डाइलेक्ट्रिक डालना चाह रहे हैं, है ना, चारों को हटा के एक डालना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूं मान लो होते ही सारे के होते, K4 भी के होता, K1 भी के होता, K2 भी के होता, K3 भी के होता, तो इक्विवेलेंट मेरे को के ही डालना पड़ता। बेसिकली अगर एक ही होता के, तो चारों को हटा के कौन सा डालते, के वाला, क्योंकि चारों एक्चुअली एक ही होते। तो K1 K2 K3 K4 सबको क्या कर दो बेटा, के बराबर कर दो, सबको क्या कर दो प्यारे बच्चों, के बराबर कर दो। और देखो फिर जो के इक्विवेलेंट आ रहा है ना, K1 K2 K3 K4 को सबको के करो, और देखो आंसर के किस में आ रहा है, पहले वाले में तो आ नहीं रहा है, क्योंकि K1 + K2 + K3 + 3K4 है ना। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक बार आप ऑप्शंस देख लेंगे, आप भी देख पा रहे होंगे। ऑप्शन ए में बन जा रहा है k = 6k, नहीं पॉसिबल। ऑप्शन 2 में क्या बन जा रहा है, 2k + 2k, 4k, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन 3 में क्या बन जा रहा है, 3/3k, ठीक है, 1/k + 1/k, 2/k = 2/k, बिल्कुल सही, इसमें k बन रहा है, और चौथे ऑप्शन में भी नहीं बन रहा है, एंड हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन है ना। और इसका सही सॉल्यूशन तो बेटा वैसे ये इस तरीके से होता है बेटा, ये कैपेसिटर ले लेंगे और इसके साथ सीरीज में ये वाला है के वाला, K4 वाला, K2 के साथ फिर K4 वाला, K1 के साथ भी K4 वाला, तो ये K3 वाला एक कैपेसिटर और उसके साथ सीरीज में K4 वाला, ठीक है, और ऐसे ही K3 के साथ K2 के साथ K4 वाला, और ऐसे ही K1 के साथ K4 वाला। हालांकि लास्ट ईयर ही शायद ये क्वेश्चन मेंस में आया है और चारों ऑप्शंस ही इनकरेक्ट दिए थे, है ना, लास्ट ईयर या इस ईयर मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। अब बेटा ये सीरीज में लेते हैं हम। अब बेटा a/3 ε0 d/2, a/3 एक का एरिया, ε0 d/2, तो इसका कैपेसिटेंस क्या है, K3 × a/3 ε0 d/2। इसका भी बेटा अब मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, a/0/d को c कह दो, तो जैसे ये 2K3/c है, 2/3 K3c, ये 3 को काटेंगे नहीं बेटा, ये K3 ना बेटा, ये 3 सबस्क्रिप्ट है ना, है ना। चलिए मजाक करें, ध्यान से बात समझते चले जाएंगे, बहुत शानदार। तो ये क्या आ जाएगा 2/3 K4 × c, ये क्या हो जाएगा 2/3 K4 × c, ये क्या हो जाएगा 2/3 K2 × c, ऐसे सबको लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे बेटा, दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, ये हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस।
प्लस इसका ले लेंगे इसी तरीके से प्लस इसका, और उसको किसके बराबर रख देंगे, जो इक्विवेलेंट आएगा उसको K इंटू सी के बराबर कर देंगे। खाली अगर एक लें तो बेटा जो कैपेसिटेंस इस केस में निकल के आए वही इस केस में आ जाए, KC के बराबर कर देंगे। आई होप आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन बेटा बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि काफी लंबा मेथड हो जाएगा, है ना, कि काफी लंबा हो जाएगा। ऐसे करने में बेटा मतलब प्राण निकल सकते हैं आप लोगों के, है ना। चलिए मैं लिख देता हूँ इसे। चलो अगर आप लोगों का मन कर रहा हो कि यार सर पूरा सॉल्व नहीं करो तो आइए देखिए, बहुत शानदार। 2/3 C K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4। बेटा देखो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। ये जो बेटा 2C/3 आ रहा है ना, ये जो 2C/3 निकल के आ रहा है, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी को C कह लो, ये जो 2C/3 निकल के आ रहा है ये हर एक एक्सप्रेशन में आना है बेटा। K3 है तो K3 आ जाएगा, K4 होगा तो K4 हो जाएगा, है तो वही ना, A/3 एरिया और एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2। तो बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ये इसको नाम दे दो 2/3 A एप्सिलॉन नॉट बाय डी को C डैश नाम दे दो, तो K3 K डैश K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4 C डैश आ जाएगा, और C डैश क्या है 2/3C, या आप 2/3C पूरा ले लीजिए, फिर प्लस इसके साथ ये वाला कैपेसिटेंस आ जाएगा 2/3C K2 K4 अपॉन K2 प्लस K4, फिर 2/3 K1 K4 अपॉन K1 प्लस K4 इंटू C इज इक्वल टू KC कर देंगे, है ना। और ऐसा हो सकता है कि यहां पर भी एक भी ऑप्शन मैच ना करे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तरीका आपको करने का बताया सही क्या है, पर चारों ऑप्शन में से सही कैसे ढूंढ सकते थे वो भी मैंने आपको सिखा दिया, आई होप, है ना। यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ पे भी गलत बन जा रहे हैं, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि उस तरीके का ऑप्शन दे ही नहीं रखा है जैसा आना चाहिए, तो ये भी गड़बड़ था, है ना। और मैं आपको बता चुका हूँ बेटा छोटी मोटी गड़बड़े ना बेटा आप नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर जो वो पूछना चाहते थे, जो वो जानना चाहते थे आप लोगों से, वो यही था कि K1 K2 K3 K4 सबको बराबर कर दो, है ना। अब इन्होंने क्या गलती करके ये आंसर निकाला वो गलती मैं नहीं बताना चाहता हूँ, हालांकि मैं जानता हूं पर मैं बताऊंगा, है ना। आपके काम की चीज हो चुकी है। इसके बाद अब आ गए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें कह रहे हैं दो आइडेंटिकल स्फीयर्स पे चार्ज है जिसको हमने एक थ्रेड से बांध रखा है और डिस्टेंस बहुत कम है इन कंपैरिजन टू ये लेंथ। अब बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, पूछ रहे कि चार्ज लगातार लीक कर रहा है, तो जब चार्ज लीक कर रहा है तो रिपल्शन वाला फोर्स कम हो रहा है जिसके कारण ये नजदीक आ रहा है, तो वेलोसिटी एक्स के किस पे डिपेंड करे, एक्स की कौन सी पावर पे डिपेंड करेगी। तो बच्चों मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ, KQ² इस पे फोर्स इधर को है, mg इधर को, जितना जिधर को अब ये जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में ये टेंशन होगी, तो tan थीटा क्या हो जाएगा KQ² अपॉन mg। तो tan थीटा मैंने लिख रखा है KQ² अपॉन mg। अब tan थीटा कह लो या sin थीटा कह लो, sin थीटा क्या होगा x/2 अपॉन l, क्योंकि थीटा छोटा है ऐसा क्वेश्चन में कह रखा है, तो बेटा इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan थीटा कह लो या sin थीटा कह लो एक ही बात है। तो ये आ गया x/2l, है ना, और ये यहां से निकल जाएगा Q² प्रोपोर्शनल टू x3, Q² प्रोपोर्शनल टू x3। tan थीटा को sin थीटा कह दिया x/2 अपॉन l, क्योंकि ये x है तो ये x/2, तो Q² प्रोपोर्शनल टू x3, है ना। समझदारी तो होगी, Q प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 ले आओ तो सबसे अच्छा है ना। और अगर ऐसे करोगे तो आप थोड़ा सा मतलब आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ जाएगा। अब dq/dt हो जाएगा करंट, और ये क्या बन जाएगा C 3/2 रूट एक्स, और फिर dx/dt प्यारे बच्चों क्या देगा वेलोसिटी। तो यहां से वेलोसिटी क्या आ रही बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। पर अगर आपने इसी को ही मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया, इसी को ही आगे कंटिन्यू कर लिया Q² प्रोपोर्शनल टू x3, तो आपको डायरेक्टली आंसर दिखाई नहीं देगा, फिर आप फंस जाएंगे। 2q dq/dt आ जाएगा I, है ना, 3x² dx/dt आ गया वेलोसिटी। अब बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर परेशानी पता क्या आ रही है, परेशानी कुछ नहीं आ रही है, ये जो चार्ज है बाद में आप चार्ज को प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 यहां पे पुट करेंगे, तो बेटा ये जो q है ये x की पावर 3/2 अपॉन x², तो यहां पर भी आपको वेलोसिटी 1/√x मिलेगी। और अगर ये दोनों के दोनों v से अप्रोच कर रहे हैं, है ना, दोनों की वेलोसिटी अगर v है ना, तो dx/dt जो घटने का रेट हो जाएगा वो 2v हो जाएगा। पर मेरे को उससे मतलब नहीं है कि dx/dt को मैं 2v लिखूं या v लिखूं। अगर अप्रोच वेलोसिटी गिवन है v तो इसका मतलब है dx/dt v, अगर दोनों की वेलोसिटी v है तो dx/dt क्या निकल के आएगा 2v। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, काफी सिंपल बात है बेटा। बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि बेटर ये रहेगा आप q प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 पे ले आओ, उससे आपको वेलोसिटी और x में रिलेशन बहुत आराम से मिल जाएगा, है ना। चलिए आइए चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। और 15th क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होंगे, तो देखिए यहाँ पर फिर से एक रिपीटेशन आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसमें मेरे से क्या कहा था, दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं,
उनके बीच में फोर्स जो आएगा वो डिस्टेंस की कौन सी पावर पे डिपेंड करेगा। क्या डिस्टेंस बढ़ाने पे बढ़ेगा या घटेगा? तो हमारा आंसर क्या था बेटा, मैं आपको याद दिला देता हूं। इस पे चार्ज था Q, इस पे माइनस Q, तो Q अपॉन A होता है सिग्मा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड, इसकी फील्ड इनटू इसका चार्ज लेते हैं। बस गलती ये हो जाती ज्यादातर, हम टोटल फील्ड इनटू चार्ज कर देते हैं। मैंने आपको बताया बेटा जब k q1 q2 बाय r स्क्वायर फोर्स बोलते हैं तो k q1 बाय r स्क्वायर इसकी फील्ड है इसकी पोजीशन पे इनटू दूसरे का चार्ज, है ना बेटा। खुद की फील्ड खुद पे थोड़ी ना फोर्स लगाएगी, और वो लगाएगी तो वो इंटरनल है, उसका सम तो जीरो होगा ही होगा, उसका सम तो जीरो होगा ही होगा, तो खुद की फील्ड नहीं लेनी है। तो बेटा ये वाली प्लेट की फील्ड इनटू इसका चार्ज, है ना। तो बेटा ये आया था q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना, दो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ d, है ना। हमने क्या किया, d से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। किसी ने कहा क्यों, हमने कहा मजा आएगा इसलिए कर दिया। अब a एप्सिलॉन नॉट बाय d प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, c, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ q स्क्वायर बाय c, हाफ q स्क्वायर बाय c एनर्जी हो गई अपॉन d, दैट इज e बाय d, दैट इज e बाय d, एनर्जी अपॉन d। और देखो ऐसा ही तो आना चाहिए था, क्यों? क्योंकि सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे होती है वहीं पे एनर्जी होती है। अब सोचो अगर प्लेट्स के बीच का सेपरेशन जीरो होता तो एनर्जी क्या होती, जीरो होती, तो एनर्जी क्या होती, जीरो होती। मैं कह रहा हूं मान लो टेंस टू जीरो, तो एनर्जी क्या होती, मतलब टेंस टू जीरो या जीरो ही मान लो। अब मैं अगर फोर्स अगर इनके बीच में अट्रैक्शन का F है तो मेरे को सेपरेट करने के लिए F लगाना पड़ेगा। अब मैं F लगा के उसको अगर d डिस्टेंस से सेपरेट करता हूं तो मैंने वर्क क्या किया, F इंटू डी, ये मैंने वर्क किया। तो यही तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यही तो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क की। और जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था उतना ही मैं लगा रहा हूं अपोजिट डायरेक्शन में, तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ने की नहीं। तो इसका मतलब, और एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंट जब भी वर्क करेगा तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया नहीं है, थर्मल एनर्जी बढ़ नहीं सकती, यहां पर जनरेट हो नहीं सकती क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब जो भी मैंने वर्क किया उससे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, जीरो से यू हो गई, तो F इंटू डी यू के बराबर आ रहा है। यहां से भी आपको ये दिख सकता है F इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर अपॉन डी, है ना। हालांकि ये मैंने थोड़ा सा आपको ज्यादा ही इलेबरेट कर दिया है, अगर आपको उसको समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो इसको रिवाइंड करिए और दोबारा देखिए वीडियो को, आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। पहले सेपरेशन टेंस टू जीरो, एनर्जी टेंस टू जीरो, फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स D है, F है, तो मैंने भी F फोर्स लगाया, हल्के 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 खींचा, F इंटू डी वर्क किया, और उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रीजन में आ गई, दैट इज एनर्जी आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां वहीं पे एनर्जी, है ना। तो F इंटू डी मैंने वर्क किया और वही हो जाएगी एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो F इंटू डी यू हो गया, तो यहां से F क्या आ जाएगा, U बाई डी। तो अगर आपको U बाई डी दिख रहा था, हाफ Q स्क्वायर बाय C एनर्जी अपॉन डी, बेटा Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फोर्स होता है, जो कि आपको याद भी रहना चाहिए। D से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये क्या बन गया, एनर्जी अपॉन डी। तो मैंने आपको बस थोड़ा सा फील कराने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों आपको मिल जा रहा है एक्सप्रेशन U बाई डी टाइप का। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, इसको एक आध बार देख लीजिए, आपको पक्के से क्लियर हो जाएगा। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा मेरे को 1,1,0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ये पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड गिवन है। 1,1,0 पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं पिछली वीडियो में भी ऐसी चीज डिस्कस कर चुका हूं। बेटा जो रिलेशन यूज होता है वो क्या होता है यहाँ पे, वो होता है माइनस डेल वी बाय डेल एक्स होता है ई एक्स, माइनस डेल वी बाय डेल वाई होता है ई वाई, और माइनस डेल वी बाय डेल जेड होता है ई जेड। अच्छा प्रूफ कैसे कर सकते हैं बेटा, इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, है ना। अगर पार्टिकल यहां से यहां गया, dx चला x में, तो बेटा जो वर्क होगा वो ex dx होगा, है ना। और जो वर्क होगा, अब देखो अगर ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो भी वर्क तो ex करने वाली है ना बेटा। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, ey अगर है भी तो भी वो वर्क नहीं करेगी। और अगर पार्टिकल खाली x में चला तो ना तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ना प्यारे बच्चों z कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ठीक है। तो बेटा यहां पर मेरे को लिखना चाहिए ex del x बेसिकली, है ना। तो ex इज इक्वल्स टू, और ये बेटा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी उतना पोटेंशियल एनर्जी वन चार्ज की रिड्यूस होगी। वन चार्ज पे फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्यारे बच्चों वन चार्ज पे फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा और वन चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वर्क करेगी उतना पोटेंशियल घट जाएगा, उतनी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। तो मेरे को बोलना ये चाहिए था vi माइनस vf। जो बेटा जो वर्क होगा ना वो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है, जो वर्क होगा ना वो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है। बहुत ही शानदार। तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ vf माइनस vi
और नेगेटिव ऑफ वी एफ माइनस वी आई, ये जो वी एफ माइनस वी आई है इसको डीवी या डेल वी बोलते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। डेल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि y एंड z आर कांस्टेंट, ना तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा अगर पार्टिकल खाली x में चल रहा है, ना z कोऑर्डिनेट। तो बेटा जैसे ये प्रूफ किया वैसे ही बाकी भी आ सकते हैं। Ey इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई, Ez इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल z। ठीक है, आई होप ये मैं आपको समझा पाया। चलिए बेटा अब इसको यूज करके आइए क्वेश्चन किया जाए। अब डेल वी बाई डेल एक्स क्या निकल के आएगा? डेल वी बाई डेल एक्स आएगा 6y, y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, y एंड z आर कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा 0। तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका नेगेटिव, तो माइनस 6y। अच्छा डेल वी बाई डेल वाई क्या आएगा? अब आ जाएगा 6x, क्योंकि y का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, -1 प्लस 2z। पर ये तो EY क्या होगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई, इसका नेगेटिव, तो 1 माइनस 6x माइनस 2z। ठीक है, अब ऐसे ही EZ क्या आएगा प्यारे बच्चों? EZ आएगा, डायरेक्टली लिख देता हूं, माइनस डेल वी बाई डेल z। ये तो z इसमें है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया डिफरेंशियल इसका। और डेल बाई डेल z आएगा 2y, माइनस डेल वी बाई डेल z हो जाएगा माइनस 2y। अब 1,1,0 पे z कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो बेटा अगर y कोऑर्डिनेट 1 है तो माइनस 6i कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई x में। और z में क्या होगी बेटा? y1 है, तो ये क्या हो जाएगी माइनस 2k कैप। और EY बेटा क्या आएगा? x1 है और z 0 है, x1 है z 0 है, तो क्या हो जाएगी बेटा 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5j कैप, है ना, विच इज इन ऑप्शन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 16। ये किस में आ रहा है बेटा? क्या आ रहा है? माइनस 6i कैप, तो माइनस 6i कैप वाले दो हैं, प्लस उसके बाद माइनस 5j कैप, तो बेटा डी में ही आ रहा है, काम खत्म। तो मतलब EX EY निकालने की जरूरत थी, EZ एक्चुअली मेरे को निकालना ही नहीं चाहिए था। ठीक है भैया, हो गया, शानदार। तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स EX, माइनस डेल वी बाई डेल वाई EY, और माइनस डेल वी बाई डेल Z EZ। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन 16th वाला खत्म। सेम यही कॉन्सेप्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में। इसमें क्या है? पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ XYZ, इसमें भी दे रखा है। और यहाँ जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, ये एक बार अभी और भी आएगा, इसके बाद फिर से आएगा एक बार और। दैट इज यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं बेटा, जो क्वेश्चन है वो रिपीट करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछी, यहाँ पर फोर्स पूछा 2 कूलम चार्ज पे, जो कि 1,1,1 पे रखा है। अब बेटा फोर्स बताना हो या फील्ड बतानी हो, क्या ही फर्क पड़ता है? तो आइए बेटा 1,1,1 पे करना क्या है बेटा? माइनस डेल वी बाई डेल एक्स से EX, डायरेक्टली लिखते हैं EX माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, क्या आ जाएगा? माइनस 6, क्योंकि डेल बाई डेल एक्स करूंगा तो है ना प्लस 6 आएगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स इसका क्या हो जाएगा बेटा? 8y, है ना, प्लस 8y, क्योंकि माइनस डेल वी बाई डेल एक्स करना है। और बस उसके बाद तो x है ही नहीं, तो y और z तो कांस्टेंट है, उनका डिफरेंशियल 0। तो ये आ गया EX। और EY क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? EY निकल के आ जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई 8x प्लस 8 माइनस 6z। ठीक है, तो बेटा और EZ क्या आ जाएगा? EZ आ जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल z, खाली इसमें, तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 6y। अब बेटा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 पे एक चार्ज पड़ा है 2 कूलम, उस पे फोर्स बताना, तो QE होगा। क्या होगा बेटा? फोर्स QE। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितनी आ रही है? 1 पे ये 2i कैप, बहुत शानदार। 1 पे 8 माइनस 6 2 प्लस ये 10j कैप, बहुत शानदार। और EZ क्या आ रहा है बेटा? माइनस 6k कैप, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब अगर फोर्स बताएं तो QE, है ना। अब चार्ज क्या दे रखा है बेटा? मेरे को क्वेश्चन में दे रखा था चार्ज 2 कूलम है, तो 2 इंटू ई क्या हो जाएगा? 2 इंटू ई, है ना। और कैसे करेंगे बेटा? 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि बेटा 2 स्क्वायर इनमें कॉमन आ सकता है, तो बाहर ले लीजिए, बाहर 2 एक और आ जाएगा बेटा। EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर का अंडर रूट होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा? ये मतलब 2 स्क्वायर बाहर ले लिए तो ये 1 आ गया, यहाँ पे 5 स्क्वायर 25 आ गया, यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 आ गया, तो ये हो गया अंडर रूट 35, 4 रूट 35। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है मेरे को? 4 रूट 35
4√35 मेरे को डी ऑप्शन दे रखा, तो ये बेटा मैंने आपको 20th क्वेश्चन भी बता दिया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन है ना, इसके बाद जो बेटा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं जब ये 17th वाले क्वेश्चन में ये अंदर आ रहा है, ठीक है, ये जब अंदर आएगा तो बेटा फिर क्या होगा, इसके अंदर आने से बेटा क्योंकि ये कनेक्टेड है बेटा क्यू होता है के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये अगर अंदर आएगा तो बेटा क्या होगा, ओ सॉरी सी होता है के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। बेटा अगर डाइलेक्ट्रिक होता है तो कैपेसिटेंस के टाइम्स होता है, अगर डाइलेक्ट्रिक होता है तो कैपेसिटेंस के टाइम्स होता है। बिल्कुल सही, बहुत शानदार बेटा, सुनते रहिए और बोलते रहिए साथ साथ में। तो C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, बहुत बढ़िया। तो बेटा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो Q इक्वल टू CV से, अगर बेटा C बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट लगाए, चार्ज बढ़ेगा। ये कह रहे हैं चार्ज कंजर्व रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन है चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, बिल्कुल सही। चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड बताना होगा, पहले हाफ CV स्क्वायर होगी, बाद में क्या हो जाएगी हाफ KCV स्क्वायर। तो चेंज क्या आ जाएगा बेटा, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो UF माइनस UI, हाफ K माइनस 1 CV स्क्वायर, हाफ K माइनस 1 CV स्क्वायर। पोटेंशियल डिफरेंस तो बेटा वही का वही रहेगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस K टाइम्स, नो भाई, इंक्रीजेस 2K टाइम्स, है ना। तो आई होप ये मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेटा इसमें क्या होगा बेटा, जब अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा, अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो बेटा जो चार्ज है डेफिनेटली वो बढ़ेगा। इस वाले में क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। बेटा ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, यहां पर K जो है इसका ज्यादा है इसका कम है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पे कम हो जाएगी, यहां पे फिर एयर आ गई तो फिर से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अब फिर ये वाला मीडियम आ गया, यहां पर तो कम होगी सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, के ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे और कम होगी, फिर से एयर आ गई तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके का वेरिएशन आएगा विच इज गिवन इन ऑप्शन, ऑप्शन ये दे रखा है सी में, ठीक है। 19th में कह रहे हैं बेटा एक होलो स्फीयर है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टर है, तो चार्ज तो सरफेस पे आएगा, तो कह रहे सेंटर पे पोटेंशियल, होलो स्फीयर पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूं, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी, इसलिए बेटा अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह सेम है तो सिग्मा हर जगह सेम होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर है, इसलिए क्या होगा प्यारे बच्चों, जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा वो KQ/R होगा, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंडक्टर के अंदर जीरो ही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंडक्टर के अंदर जीरो ही होती है ना। तो KQ/R एंड जीरो विच इज इन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम कहां होगा। बेटा इस ये आईपैड है, इसकी बेटा एनर्जी कहां पे ज्यादा होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे, यहाँ से छोड़ूंगा तो पैर पे जब जाके लगेगा जोर से चोट लगेगी, यहाँ से छोड़ूंगा चोट लगेगी लेकिन कम, जितनी ऊपर से आएगा उतनी तेज आके उतनी ज्यादा वेलोसिटी से टकराएगा, चोट ज्यादा लगेगी, एनर्जी ज्यादा होगी इसके पास। तो बेटा जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊंगा अट्रैक्शन वाली चीज को, मतलब जो फोर्स इधर को ऊपर ले जाऊंगा तो एनर्जी बढ़ गई। ये +1 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल, फोर्स इधर को है, बी पे एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट बी, एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें कह रहे हैं कि पहले ना y डिस्टेंस पे ये बॉल्स हैं, हमने y/2 पे फिर फाइनली बॉल्स रख दी है, मतलब y/2 पे है इस कंडीशन, मतलब कहीं पे आके गांठी मार दी, आप समझ लीजिए नॉट मार दी, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि पहले अगर डिस्टेंस r था बाद में r' हो गया तो r' क्या होगा। बेटा मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूं, अभी थोड़ी देर पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन करवाया है आपको इसी वीडियो में, जहां पर मैंने आपको ये बताया था एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, दोनों पे चार्ज Q है, अब mg नीचे को आएगा, जिधर को नेट फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल मतलब टेंशन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगी, दैट इज जो tan थीटा आएगा ना बेटा वो क्या आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg, tan थीटा आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe/mg। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, क्योंकि उसी जो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट आएगा टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में होगी ना यार, तभी तो नेट फोर्स जीरो बनेगा। बिल्कुल सही, शानदार, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना यार। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, r/2 अपॉन y, r/2y इज इक्वल टू KQ
के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन एम जी। यहां से क्या निकल के आ रहा है, आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू वाई या आर प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ वाई। तो बेटा अगर वाई को आपने हाफ कर दिया, बेटा बाकी सब कांस्टेंट है, वाई वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, मास वही है, चार्ज वही है, के वही है, सब वही है, जी वही है, खाली वेरिएबल क्या है, आर और वाई। आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू वाई, आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू वाई, आर प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट वाई। वाई को अगर हाफ करूंगा तो आर क्या हो जाएगा, अगर पहले अगर आर थी वैल्यू, अगर वाई को हाफ करूंगा तो बेटा 1 अपॉन क्यूब रूट 2 टाइम्स हो जाएगी। तो आर डैश जो आएगा वो आर अपॉन क्यूब रूट 2 आएगा। आर डैश क्या आएगा प्यारे बच्चों, आर अपॉन क्यूब रूट 2। ठीक है, और ऐसा किस ऑप्शन में गिवन है, ऐसा गिवन है, ये कौन सा क्वेश्चन है, 22 ये गिवन है बेटा ऑप्शन डी में, आर डैश इक्वल टू आर अपॉन क्यूब रूट 2। मैं फिर बता रहा हूं बेटा, टेन थीटा हो जाएगा आर बाई 2 अपॉन वाई, टेन थीटा हो जाएगा एफ ई अपॉन एम जी, है ना, क्योंकि बेटा ये बिल्कुल इसी लाइन के लॉन्ग ही नेट फोर्स है इन दोनों का। एफ ई बाई एम जी, एफ ई हो गया के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन एम जी। ठीक है, तो यहां से आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू वाई, आर प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट वाई, वाई को हाफ करेंगे तो जो डिस्टेंस हो जाएगा बेटा वो 1 बाय क्यूब रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 1 बाय क्यूब रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाई। चलिए इसको चमकाया जाए फटाक से और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा कि ये जो डाइपोल है उसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, है ना। डाइपोल को बेटा क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री से घुमा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, डाइपोल को 90 डिग्री से घुमा रहे हैं। वो एनर्जी रिक्वायर्ड पूछिए, वर्क डन या एनर्जी रिक्वायर्ड, बात एक ही है बेटा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस पी डॉट ई से माइनस पीई कॉस जीरो, क्योंकि पी और ई वेक्टर सेम डायरेक्शन। फिर 90 से रोटेट कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनली क्या हो गई, जीरो। तो बेटा वर्क डन या एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी, यूएफ माइनस यूआई, दैट इज पीई। दिस इज द आंसर। 24th में पूछा है कहां रखें चार्ज को, तीसरे चार्ज को, कैपिटल क्यू, दो चार्ज है 24th वाले में, है ना। कहां रखें तीसरे चार्ज को ताकि ये सब इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो सबको इक्विलिब्रियम में करने के लिए प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, सबको इक्विलिब्रियम में करने के लिए कैपिटल क्यू, इन दोनों में एक रिपल्शन आएगा। पहली बात ये नेगेटिव चाहिए हुआ, और कितना, अगर ये मान लो माइनस क्यू ले लूं तो बेटा डिस्टेंस हाफ हो गया, फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसलिए माइनस क्यू बाय 4 करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस क्यू करने से 4 टाइम्स हो जाएगा, पर मेरे को उतना ही फोर्स चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, तो बेटा क्यू बाय 4 चाहिए होगा। और अगर आपको लगे नहीं, आनंद नहीं आया, तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर करें, फिर के क्यू बाय आर बाय 2 का स्क्वायर करें। ठीक है, यहां से स्मॉल क्यू क्या आ जाएगा बेटा, ये 4 ऊपर गया, एक क्यू कटेगा, क्यू बाय 4, स्मॉल क्यू आ जाएगा क्यू बाय 4। अट्रैक्टिव चाहिए इसलिए नेगेटिव। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। इसमें पूछा है बेटा एक डाइपोल है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल थीटा है, टॉर्क क्या होगा और पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क पी क्रॉस ई होता है पीई साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी प्यारे बच्चों क्या होगी, माइनस पी डॉट ई, दैट इज माइनस पीई कॉस थीटा। बहुत सिंपल है, थ्योरेटिकल था, याद होना चाहिए फॉर्मूला, माइनस पीई कॉस थीटा और पीई साइन थीटा। थैंक यू बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बहुत ही मक्खन क्वेश्चन आपके सामने कह रहे हैं सेंटर पे पोटेंशियल स्क्वायर के 0 है, तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में से कोई एक चीज गिवन है और दूसरी पूछी है। कैपिटल क्यू क्या है ये पूछा है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में आप कह सकते हैं रिलेशन ही पूछा है। तो आइए फटाफट से बताते हैं। स्क्वायर है तो सेंटर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस मान लो r ही होगा, है ना। तो k 2q बाय आर, इसके कारण अंदर पोटेंशियल k माइनस क्यू बाय आर प्लस k माइनस क्यू बाय आर प्लस k 2q बाय आर, मतलब k बाय आर आ जाएगा 2q माइनस कैपिटल Q प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल Q इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, स्मॉल q प्लस कैपिटल Q क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, दैट इज कैपिटल Q इज नेगेटिव ऑफ स्मॉल q। बहुत ही सिंपल है, k2q बाय आर प्लस k2q बाय आर माइनस kq बाय आर माइनस kq बाय आर। बहुत सिंपल है बेटा, टोटल पोटेंशियल को 0 करना है, टोटल पोटेंशियल को 0 करना है बेटा, बड़ा सिंपल सा था। 27th क्वेश्चन बेटा, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली ही वीडियो में कराया था। तो ऐसा करते हैं, फटाफट से पहले वो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपके सामने देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपने प्रोबेबली थ्योरी में भी जरूर किया होगा जहां तक मेरे को मालूम है। बेटा ये क्यू चार्ज है, एक क्यूब के कॉर्नर पे है, आपसे पूछा गया है बताइए शेडेड पोर्शन से फ्लक्स, मतलब एक पोर्शन से फ्लक्स बताना है ये वाले। बेटा मैं आपको बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, आप कोशिश करिएगा मेरी बात समझने की।
अगर मैं ये क्यूब को मैं इमेजिन कर लूं कि ये वाला क्यूब है, आप सोच के देखिएगा, ये आगे वाला क्यूब है, मान लो ये क्यूब ये वाला क्यूब था, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं, वैसे तो अपनी ड्राइंग यार इतनी अच्छी नहीं है ना, मैं ट्राई किया है ये दिखाने के लिए आपको। ये क्यूब है ना, जो कि ये वाला क्यूब है जो मैंने बना रखा था, जिसमें बेटा चार्ज सपोज कर लो कि इसके बदले यहां पे ले लेता हूं, कॉर्नर पे ही लेना था, है ना, और मेरे को इस पोर्शन से फ्लक्स बताना है ना, किसी भी इस वाले पोर्शन से बता सकता हूं या इस वाले, क्योंकि सिमेट्रिक सिचुएशन है। अब बेटा मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूं, इससे फ्लक्स बताना है। मैं कह सकता हूं इस क्यूब के बगल में 4 क्यूब उसी प्लेन में रख दिए, 4 उसके ऊपर, तो इसका जो फ्लक्स है बेटा वो 8 क्यूब में जाएगा। क्यू चार्ज का फ्लक्स 8 क्यूब में जाएगा, तो एक क्यूब में कितना आएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब में कितना आएगा प्यारे बच्चों, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये एक क्यूब में फ्लक्स आएगा, है ना। अब बेटा मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। वैसे तो बेटा अगर ये नहीं क्लियर हो पाया तो मैं ना इसका एक फोटोग्राफ यहां पे भी दिखा दे रहा हूं, ये आप देखिए आपके सामने आ गया फोटोग्राफ, है ना। शायद इसमें आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी आ रही होगी, है ना, लेकिन मैंने कोशिश करी आपको दिखाने की इसमें भी डायरेक्टली भी। अब बेटा समझने की कोशिश करिए कि अगर सपोज करिए कि मेरे हाथ में अगर मैं क्यूब ले लेता हूं, सपोज करो बच्चों मैं हाथ में क्यूब ले लेता हूं, ये देखिए मैंने क्यूब ले लिया, आई होप आप देख पा रहे होंगे इस क्यूब को, ठीक है। अब बेटा अगर सपोज करो यहां पे एक चार्ज रखा है, पॉइंट चार्ज, तो बेटा यहां जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो तो इसी तरीके की होंगी, है ना। तो और बेटा ये एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, तो ई डॉट ए बेटा इससे कोई भी फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रही है, तो बेटा इससे फ्लक्स क्या होगा, जीरो, या आप कह सकते हैं ई डॉट ए जीरो, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में। ऐसी सिमिलरली इस फेज से भी जीरो आएगा। ऐसी सिमिलरली जहां पर बेटा यहां पर मान लो मैंने चार्ज रखा है, तो 3 फेज से फ्लक्स जीरो आएगा। आई होप आप समझ पा रहे मेरी बात, है ना। और बेटा यहां ये देखो, इससे जो फील्ड लाइन से कुछ पास करेंगे, ये जो ये वाला पोर्शन है शेडेड वाला, ठीक है। आई होप आपको मैं समझा पाया हूं। अब बेटा क्यूब, अब देखो बेटा मेरी बात समझेंगे ध्यान से, है ना। जैसे मान लो कि यहां पे चार्ज है, सपोज करो कोई भी पॉइंट ले लो, यहां पे मान लो चार्ज, तो 3 फेसेस से तो जाएगा नहीं। आप अपने रूम में इमेजिन करिए, मान लो ये जो बिल्कुल कॉर्नर वाला होगा ना आपके रूम में, वो वाला पॉइंट एज्यूम करिए, तो जो 3 वॉल उससे अटैच्ड है उससे तो जाएगा नहीं, और बाकी वॉल्स जो होंगी ए पे ए स्क्वायर एरिया आएगा, ए पे ए स्क्वायर एरिया आएगा, सिमेट्रिक है बिल्कुल कंडीशन, ए पे ए स्क्वायर एरिया आएगा, ठीक है। तो बेटा मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये वाला आप देखेंगे, ये वाला शेडेड पोर्शन या ये वाला, ये ए पे ए स्क्वायर एरिया है, ये ए पे ए स्क्वायर एरिया है, और ए पे ये वाला एरिया भी ए स्क्वायर है ना। तो बेटा तीनों से बराबर ही जाएगा। और बेटा एक में कितना आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स होता है क्यू चार्ज से, तो एक क्यूब में आएगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और एक वॉल से कितना हो जाएगा, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3, इसका भी 1/3। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। इस पे इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, है ना, तो ये आपको समझ में प्रोबेबली आ ही गया होगा, है ना। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं, अगर इस पे ही मैं क्वेश्चन बताऊं, कभी कभी इस तरीके से पूछ लेते हैं, एक चार्ज है, मैं अगर आसान दूं तो, मैं अगर थोड़ा सा मुश्किल बनाना चाहूं तो पता क्या होगा, कह देंगे एक चार्ज पड़ा है 4,5,6 पे, है ना, और सपोज करो चार्ज है Q, मेरे को एक ट्राइंगल से फ्लक्स बताना है, और ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,7,6, और दूसरे कोऑर्डिनेट जो है वो है 4,5,9, है ना, और तीसरा कोऑर्डिनेट है 11,5,6, है ना। तो बेटा अगर ऐसे दे देंगे तो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, पर समझ लीजिएगा कि बेटा फ्लक्स में कोई खास मुशक्कत वाला क्वेश्चन बनता ही नहीं है। आइए इसको मिटाते हैं, पहले अब इसको समझाता हूं कैसे करेंगे, है ना। आइए देखिए बच्चों, तो बेटा इसको आप क्या करो, पहले तो जहां पे चार्ज है उसको हमेशा ओरिजिन मान लो, क्योंकि वो आपको खटाक से समझ में आ जाएगा ओरिजिन कहां पे, है ना, है ना। यहां पे ओरिजिन है तो इसको 0 0 0 एज्यूम कर लो, तो बाकी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो इसको अगर 0 0 0 ले लिया तो इसमें से 4 5 6 घटाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जरा बताइए, 0, 2, 6, 0, 2, 0, आई एम सॉरी 4 5 6। बेटा आपको शायद ओरिजिन शिफ्टिंग आती होगी, मैथ्स में आप लोग पढ़ते हैं कि अगर इसको 0 मान ले तो बेटा बाकी में से 4 5 6 घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से 4 5 6 अगर घटा रहे तो इनमें से भी 4 5 6 घटाते हैं, शायद आप समझ पा रहे होंगे बेटा। अगर मैं ओरिजिन यहां के बदले यहां ले आऊं, है ना,
तो जितना कोई भी एक्स वाई जितना भी ये x1 अगर मैं इसको आगे ले तो x1 कम हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट जो भी था ये y1 अगर मैं ऊपर ले गया तो बेटा y1 कम हो जाएगा, है ना। और सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स ही मतलब x1 y1 से ही कम होंगे। बच्चों बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। अब बेटा मेरी बात समझिएगा ध्यान से, जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे 4 5 6 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 3। ये क्या हो जाएगा बेटा 4 5 6 कम करने से 7 0 0। तो बेटा एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, एक वाई एक्सिस पे और एक जेड एक्सिस पे। आप कोशिश करिएगा मेरी बात समझने की, जो मैं कहना चाह रहा हूं बेटा एक्स वाई जेड एक्सिस पे 3 पॉइंट्स हैं। मैं कोशिश करता हूं, ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है और बेटा यहां जेड एक्सिस है। एक पॉइंट इस पे है, एक पॉइंट इस पे है, एक पॉइंट इस पे है और ये बन गया ट्राइंगल, और यहां पे बेटा चार्ज है। अब बेटा 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, एक ऑक्टेंट में कितना फ्लक्स आएगा इसके बारे में बात करना चाहता हूं। एक ऑक्टेंट में कितना फ्लक्स आएगा इसके बारे में बात करना चाहता हूं। कैसे बता सकता हूं बेटा, क्यू चार्ज है, टोटल फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा 8 ऑक्टेंट होते हैं ना, ये एक्स एक्सिस है मान लो, ये वाई एक्सिस और सपोज करो ये जेड एक्सिस, तो 8 पार्ट्स में बढ़ जाता है ना, 8 ऑक्टेंट्स आ जाते हैं, है ना। जैसे अगर एक्स वाई एक्सिस होते 4 क्वाड्रेंट होते हैं, अब जेड ऊपर निकल गया तो 8 हिस्से हो जाएंगे, है ना, ऊपर के भी 4 और नीचे के भी 4। तो एक ऑक्टेंट में कितना फ्लक्स आएगा वो इसी ट्राइंगल से पास होगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट विल बी द आंसर। इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आसान आसान, मक्खन मक्खन, ठीक है। देखिए बेटा अब ये 27वां क्वेश्चन, बेटा मैंने आपको भी देखो जो वीडियो दिखाई उसमें आपको शायद ये देख के समझ में आ गया होगा कि अगर कॉर्नर पे है तो मैं 8 क्यूब्स मान सकता हूं। कितने क्यूब्स मान सकता हूं? 8। तो एक क्यूब में बेटा कितना फ्लक्स आएगा? क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यू चार्ज का फ्लक्स 8 क्यूब में जाएगा, तो एक क्यूब में कितना आएगा प्यारे बच्चों? क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। या तो आप ऐसे कह सकते हैं, नहीं तो अगर दूसरा तरीका सोचे तो जैसे बेटा आप उससे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर से थोड़ा सा रिलेट करिए। जो कॉर्नर एटम होता है बेटा वो 1/8 कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल को, और वो 8 यूनिट सेल्स में बेटा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो एक यूनिट सेल में कितना आता है? क्यू बाय 1/8 आता है उसका पोर्शन, है ना। तो बेटा क्यू चार्ज का जो फ्लक्स जाएगा वो 8 क्यूब में जाएगा, तो एक में कितना आएगा प्यारे बच्चों? क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। आई होप मैं आपको समझा पाए। चलिए इसको मिटाते हैं। इसके बाद बेटा आया क्वेश्चन नंबर 28। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैपेसिटर में ए एरिया है, डी डिस्टेंस है बिटवीन दी प्लेट्स, एनर्जी स्टोर्ड पूछिए। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितनी? एरिया इनटू डिस्टेंस, है ना। तो बेटा 1 वॉल्यूम की एनर्जी इनटू वॉल्यूम, ये आ गई टोटल एनर्जी। ये क्या आ गई? टोटल एनर्जी। ये क्या आ गई? टोटल एनर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस पे -10 की पावर -2 चार्ज है, इस पे 5 × 10 की पावर -2 चार्ज है। तो बेटा अगर मेरे से पूछेंगे, कह रहे हैं कि इनको मैंने कनेक्ट कर दिया वायर से, अब पूछ रहे कितना कितना चार्ज हो जाएगा। भैया टोटल कितना था? 4 × 10 की पावर -2, 5 × 10 की पावर -2, -10 की पावर -2, 4 × 10 की पावर -2, ये टोटल चार्ज था। इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस ये है ना, 1 और शायद 3 सेंटीमीटर था आई बिलीव। क्वेश्चन नंबर 29 जो रेडियस था, हाँ वो 3 सेंटीमीटर था, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों मेरे से कह रहे हैं बताइए कि क्या क्या चार्ज हो जाएगा। बेटा मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा, KQ1/R1, क्योंकि कोई करंट नहीं होगा तो इसका मतलब KQ1/R1 = KQ2/R2। आप देखिए पहले वाला क्वेश्चन करो, फिर से काम में आ रहा है, ये चीज पहले भी बता चुका हूं। तो Q1/Q2 क्या निकल के आएगा यहां से? Q1/Q2 = R1/R2। टोटल 4 × 10 की पावर -2 चार्ज है, ये टोटल चार्ज है, Q टोटल। और Q1/Q2 क्या हो गया बेटा? 1:3, क्योंकि एक का रेडियस 1 है और एक का 3। तो बेटा अगर 4 को बांटना है 1:3 में, तो एक पे 1 आएगा और एक पे 3। तो इस पे आएगा 1 × 10 की पावर -2, और इस पे क्या आएगा प्यारे बच्चों? 3 × 10 की पावर -2। इस पे 1 × 10 की पावर -2, क्योंकि 1:3 में बेटा चार्ज बांटने। टोटल कितना है? 4। तो एक पे 1 आएगा, एक पे 3, खत्म, मक्खन। बोलो आया। इस पे चार्ज पूछा था बड़े वाले पे कितना होगा, तो 3 × 10 की पावर -2 कूलम। 3 × 10 की पावर -2 कूलम। आई होप समझ में आ गया। आइए देखिए बेटा 30th क्वेश्चन आपके सामने है। बेटा कह रहे हैं पहले r रेडियस का हमने गॉसियन सरफेस लिया, फिर 2r रेडियस का। कह रहे हैं आउटवर्ड जो फ्लक्स आएगा उसमें क्या चेंज आएगा। बेटा कोई चेंज नहीं आएगा, हर बार क्या होगा? Q/ε0 ही होगा। बेटा वट एवर बी दी रेडियस, Q/ε0 ही टोटल फ्लक्स होगा। टोटल फ्लक्स क्या होगा प्यारे बच्चों? Q/ε0 रिमेन्स दी सेम। फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? विल रिमेन दी सेम।
बेटा ये 12 साइड लेंथ का एक स्क्वायर है, कह रहे हैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताइए। इसके कारण के क्यू बाय एल, क्योंकि बिल्कुल मिड पॉइंट पे, इसके कारण के क्यू बाय एल। ऐसा करते हैं, ऊपर वाला रब कर देते हैं। आइए देखिए बेटा, तो इसके कारण के क्यू बाय एल, ऐसे दो हो गए, और ये एल, ये 12, तो ये बेटा पाइथागोरस थ्योरम से √5l माइनस के क्यू बाय √5l, इसका भी डबल -2kq बाय √5l, क्योंकि एक के कारण थोड़ी ना आएगा, दो है ना, दोनों के कारण आएगा, है ना। तो बेटा ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया पोटेंशियल, यही पूछा था, k2q बाय l कॉमन आ गया, 2kq बाय l इज कॉमन एंड 1 - 1 बाय √5, विच इज एन ऑप्शन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था, 31। तो ये किस ऑप्शन में आ रहा है प्यारे बच्चों, सी में। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसमें देखिए बेटा 32 में कह रहे हैं डी से ई लेके जाना है कैपिटल क्यू चार्ज, कितना वर्क होगा बेटा, जो पोटेंशियल यहां आएगा, आप सोच के देखो, मान लो ये भी 12 लेंथ का है, तो के क्यू बाय एल और के क्यू बाय जो भी ये डिस्टेंस है एक्स, बेटा इससे भी वही डिस्टेंस हो, के क्यू बाय एक्स, और के क्यू बाय एल, तो जो पोटेंशियल डी का होगा, देखिए सिमेट्रिक सिचुएशन है, इसका मिड पॉइंट या इसका मिड पॉइंट या इक्विलेटरल ट्रायंगल ही, और सारे कॉर्नर्स पे बेटा, सारी वर्टिसेस पे स्मॉल क्यू चार्ज है। तो बच्चों मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनते रहेंगे, डी ई ये एफ तीनों सिमेट्रिक पॉइंट्स है, डी से ई पे ले जाना हो, या डी से एफ पे ले जाना हो, या ई से एफ पे ले जाना हो, जो बेटा वर्क डन आएगा बेटा वो 0 आएगा, क्योंकि तीनों के मिड पॉइंट पे पोटेंशियल तो सेम ही आएगा, तीनों के मिड पॉइंट पे पोटेंशियल तो सेम ही आएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। इसके बाद 33, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बेटा, v इक्वल टू 4x² है, v इक्वल टू 4x² है। आपसे पूछा गया है, बताइए क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,0,2, बेटा खाली पोटेंशियल x के साथ वेरी कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डेल v बाय डेल y माइनस डेल v बाय डेल z ऑल विल बी 0 बिकॉज x इज कांस्टेंट फॉर डेल v बाय डेल y, x इज कांस्टेंट व्हेन आई टेक डेल v बाय डेल z। तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है एंड दैट इज इक्वल्स टू -8x। तो x जब 1 पुट करूंगा तो -8 आ रही है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है 8 इन नेगेटिव x डायरेक्शन, 8 इन नेगेटिव x डायरेक्शन। गुड। इसके बाद 34 कह रहे हैं आयंस हैं दो, बताना है कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं दोनों ने, फोर्स जो बेटा उनमें रिपल्शन का है वो F है। आइए लिख देते हैं यहीं पे, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0। अगर n इलेक्ट्रॉन लूज कर ली तो क्या हो जाएगा बेटा, Ne, चार्ज क्या हो जाएगा Ne, तो Ne इंटू Ne, n² E² बाय D²। आप बड़े आराम से यहाँ पे n निकाल सकते हैं, n आ जाएगा √4πε0 FD² बाय E²। दिस इज दी आंसर, बहुत सिंपल, मतलब K Q1 Q2 बाय R² Q1 Q2 को Ne पुट करना है, Q1 Q2 को प्यारे बच्चों क्या पुट करना है, Ne। आई होप समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्यारे बच्चों यहां पूछा है मेरे से कि फ्लक्स कितना होगा इस स्क्वायर से, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ई डॉट ए प्यारे बच्चों क्या निकल के आएगा, 0। बहुत ही सिंपल था, ई डॉट ए क्या निकल के आएगा, 0, है ना। एंड दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम, ई डॉट ए विल बी 0। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बेटा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है N1 कैपेसिटर्स है सीरीज में और उसको 4V से हमने चार्ज किया, N2 कैपेसिटर्स है पैरेलल में C2 वाले जिनको हमने V से चार्ज किया, और कह रहे हैं दोनों के दोनों सेम एनर्जी कंटेन कर रहे हैं। तो अगर C1 वाले N1 कैपेसिटर्स हैं, C1 अगर N1 बार है तो क्या बन जाएगा बेटा, C1 बाय N1, ठीक है, और हाफ C1 बाय N1 इंटू 4V², सॉरी 4V², है ना, ये हो जाएगी एनर्जी इसमें, है ना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितने C2 है, N है C2 वाले। अब बेटा C2 प्लस C2 प्लस C2 N बार क्या हो जाएगा, NC2, हाफ NC2 इंटू V², NC2 इंटू V², ये क्या बन जाएगा बेटा, यहां से मेरे से पूछा गया C2 कितना है, तो C2 क्या निकल के आ रहा है बेटा, 16 C1 बाय N1 N2। क्यों, क्योंकि हाफ कट जाएगा, हाफ कट जाएगा, V² कट जाएगा, V² कट जाएगा, तो बचेगा कि बेटा C2 क्या निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, C2 निकल के आ जाएगा 16 C1 बाय ये जो N2 है ये भी नीचे आ जाएगा, है ना, और N1 तो था ही, बस खत्म। ये वाला हो गया 36 क्वेश्चन। इसके बाद 37th में मेरे से कह रखा है बच्चों
37वां क्वेश्चन मेरे को बता रहा है कि कह रहे दो मेटल प्लेट्स है जिस पर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है, जिसको फिर हमने चार्ज करने के बाद उसको केरोसिन में डिप कर दिया। तो पूछ रहे हैं कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। बच्चों मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, बहुत सिंपल बात बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा। पहले सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट थी, तो अब क्या हो जाएगी सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जब बेटा अगर आप मान लो बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो होता क्या है कि ये पॉजिटिव वाली प्लेट है ना, इसके सामने कुछ नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव वाली प्लेट है इसके सामने आप समझ लो कुछ पॉजिटिव आ गया, इंड्यूस हो गया। तो बेटा जो फील्ड थी ना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इसके कारण थी, प्लस माइनस चार्ज के कारण, लेकिन सिग्मा डैश मान लो इंड्यूस हो गया, माइनस सिग्मा डैश और प्लस सिग्मा डैश, तो इसके कारण भी फील्ड आ जाएगी सिग्मा डैश बाय एप्सिलॉन नॉट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए जो फील्ड होती है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डैश बाय एप्सिलॉन नॉट हो, मतलब ये हो जाएगी फील्ड, ये क्योंकि एक्स्ट्रा आ गई अपोजिट डायरेक्शन में। इसी को हम बोलते हैं सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, है ना, जहां से आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि सिग्मा डैश का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा सिग्मा 1 माइनस 1 बाय के, या जो इंड्यूस चार्ज आएगा इसको चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू डैश बाय ए कह दूंगा। तो जो क्यू डैश जो बेटा इंड्यूस चार्ज होता है वो क्या होता है क्यू 1 माइनस 1 बाय के, क्यू 1 माइनस 1 बाय के। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला तो बहुत ही सिंपल सादा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि सॉरी, इसमें हमको कह रहे हैं कि जो हमने चार्ज किया है ना, हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर। बेटा ये कंडक्टर है। कौन सा क्वेश्चन आ गया 38, ठीक है 38 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। यहां पर कह रहे हैं कि r/2 पे जो फील्ड है ना प्यारे बच्चों, जो r/2 पे फील्ड है ना, उसकी वैल्यू बेटा मेरे को पूछी गई है और 3r/2 पे दी गई है, ई है। अरे भैया कंडक्टर के अंदर तो फील्ड क्या होती है जीरो, तो r/2 पे फील्ड क्या होगी जीरो। बड़ी ही सिंपल बात थी। 39, हाँ ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली इसमें मैथ्स इन्वॉल्व है और ये है भी AIEEE या मेंस का क्वेश्चन। तो आइए बेटा देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बेटा तीन स्फीयर्स हैं A B C, उनके रेडियस है और उनपे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा माइनस सिग्मा एंड सिग्मा। आ गए हम क्वेश्चन नंबर 39 पे, ठीक है। ये एक A रेडियस का है, ये B रेडियस का है और ये C रेडियस का है। इस पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इस पे माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इस पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। इसका रेडियस B है और इसका रेडियस C है और इसका रेडियस A है। हमसे पूछा है A B C के पोटेंशियल्स में क्या रिलेशन होगा। गिवन है C इक्वल टू A प्लस B, C इक्वल टू A प्लस B। बेटा मेरे को ये गिवन है। आइए बेटा बताते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन आपके सामने है। A का पोटेंशियल क्या होगा VA, A का पोटेंशियल क्या होगा VA, बिल्कुल सिंपल है भैया। तो बेटा A पे कितना पोटेंशियल आएगा K सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर बाय A। ये तो आ गया खुद के कारण, सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर चार्ज K क्यू बाय A, और हॉलो स्फीयर के कारण जो उसकी सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही उसके अंदर होता है, K इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई B स्क्वायर बाय B। लेकिन आएगा क्या नेगेटिव। क्यों नेगेटिव बेटा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज, माइनस के क्यू बाय बी और इसके कारण प्लस के क्यू बाय सी। के सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर बाय सी। अगर आप देखेंगे ध्यान से 4 पाई के सिग्मा बहुत शानदार तरीके से कॉमन निकाल लिया है। आंसर क्या देगा ए माइनस बी प्लस सी, है ना। ये आ गया वी ए, बाद में यूज कर लेंगे सी इक्वल टू ए प्लस बी। चाहे तो आप अभी भी कर सकते हैं, है ना, एंड में कर लेंगे यूज। वीबी क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, वीबी निकल के आएगा इसके कारण इसकी सरफेस पर पोटेंशियल क्या आएगा, अब बाहर तो बेटा पॉइंट चार्ज की तरह, के सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाय बी प्लस के सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर बाय बी। इसके कारण इसकी सरफेस पे तो बेटा के क्यू बाय बी, नेगेटिव में क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, के सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर बाय सी। तो बेटा क्या देगा 4 पाई के सिग्मा, फिर से बहुत शानदार तरीके से कॉमन निकालते हुए प्रदीप सर यहाँ पे ए स्क्वायर बाय बी, बहुत बढ़िया, माइनस बी प्लस सी, है ना। सी इक्वल टू ए प्लस बी अभी यूज नहीं कर रहे हैं, एंड में कर लेंगे। अगला वीसी। अब बेटा ये तो तीनों के लिए बेटा, अब ये भी पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा इसके लिए, ये भी और ये खुद भी, तो डायरेक्टली टोटल चार्ज लिख सकते हैं के सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर
प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर बाय सी, है ना। आई होप बेटा मैं आपको ये समझा पाया हूं। आइए देखिए बन क्या जाएगा, 4 पाई के सिग्मा, बहुत शानदार तरीके से कॉमन निकालते हुए यहाँ प्रदीप सर, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को किसी ने कहा सर ए माइनस बी ए प्लस बी कह सकते हो, मैंने कहा बिल्कुल कह सकते हैं भैया, बिल्कुल कह सकते हैं, शानदार तरीके से कह दिया। और सी और ए प्लस बी बराबर थे, और सी स्क्वायर बाय सी क्या हो जाएगा बेटा, ये तो सी हो जाएगा। हाँ भैया, ए माइनस बी प्लस सी, तो वी सी और वी ए आपको बराबर मिल चुके हैं, ठीक है। और बेटा जो वी बी है वो किसी भी कीमत पे इसके बराबर नहीं आ पाएगा ए माइनस बी प्लस सी, क्योंकि बेटा माइनस बी प्लस सी तो है लेकिन ए स्क्वायर बाय बी है, तो ए स्क्वायर बाय बी किसी भी कीमत पे ए नहीं बन सकता। वो तो तभी हो सकता है जब बी इक्वल टू ए हो, और ऐसा है नहीं, बी ग्रेटर देन ए है, बी ग्रेटर देन ए है ना। आई होप मैं आपको समझ, बेटा क्वेश्चन में क्यों है ना बी ग्रेटर देन ए, तो बेटा ये जो वी बी है बेटा, ये चीज अगर ए बन जाए तभी ये इसके बराबर हो पाएगा। तो बेटा वी बी तो अलग होगा ही होगा, दैट इज वी सी और वी ए बराबर है, विच इज नॉट इक्वल टू वी बी, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, बेटा 3 कैपेसिटर्स हैं, बहुत शानदार 3 कैपेसिटर्स हैं, है ना। आइए पहले ये आपको दिखाते हैं रिन सफेदी, ये बहुत शानदार तरीके से मिट होते हुए यहाँ पे, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों आप लोग बेटा मेरे को ना देखते रहे मिट होते हुए, आप लोग तब तक एक सवाल कर ले, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, 3 कैपेसिटर्स है, सीरीज में लगाए हैं, तीनों की रेटेड वोल्टेज V है, दैट इज अगर आपने V से ज्यादा लगाई तो वो कैपेसिटर्स फूक जाएंगे, V से ज्यादा आप लगा नहीं सकते। तो बेटा इसके अक्रॉस भी V लगा सकते थे, इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V, कह रहे कॉम्बिनेशन की रेटेड वोल्टेज क्या हो जाएगी 3V, क्या हो जाएगी 3V, बहुत सिंपल। और कह रहे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन का C/3, C का C/3, तो C/3 और 3V, बहुत ही सिंपल था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ये बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, देखिए कितना भयानक क्वेश्चन आपके सामने, आप थोड़ा सा डर सकते हैं बेटा, बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन है। ऐसे 2 क्वेश्चन पहले भी 3 क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं बेटा नीट में। तो बेटा यहां पर कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स ई एक्स होता है, माइनस डेल वी बाय डेल वाई ई वाई, और माइनस डेल वी बाय डेल जेड ई जेड। तो आइए प्यारे बच्चों कर लेते हैं, ई एक्स क्या निकल के आएगा, ई एक्स निकल के आएगा 2xy, ठीक है, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स करना है, एक्स का डिफरेंशियल 1, तो ये प्लस जेड क्यूब। बेटा डेल वी बाय डेल एक्स करके बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है, तो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स में पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो सबसे पहले EX ही देख लो कौन से ऑप्शन में है, पूरा सॉल्व करे बगैर। अरे वाह, ये EX तो एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, बहुत ही शानदार। 2xy प्लस जेड क्यूब तो एक ही ऑप्शन में, ठीक है। और बेटा इसके बाद अगर EY निकालने का मन हो, मान लो बड़ा ज्यादा जोर से मन कर जाए EY निकालने का, तो निकाल दे। तो डेल बाय डेल वाई करना है, डेल वाई करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस डेल वी बाय डेल वाई से क्या जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, तो EY आ रहा है प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये भी बिल्कुल सही है डी ऑप्शन में। वो तो होगा ही होगा, क्योंकि बेटा तो मेरे को पूरा सॉल्व करने की जरूरत एक्चुअली नहीं है, जस्ट आपको सेटिस्फाई कर रहा हूं। अब डेल वी बाय डेल जेड करूंगा तो बेटा आएगा माइनस 3z स्क्वायर एक्स, लेकिन माइनस है तो एक और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x z स्क्वायर, बिल्कुल सही, बहुत शानदार, ठीक है। आइए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। बेटा क्वेश्चन नंबर 42 पता क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक रिंग है जिसमें एक ये पोर्शन है ए के बी, ए के मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में दिया नहीं है, देना चाहिए था। ये कंडक्टिंग रिंग पे चार्ज दे दिया है, ए के बी के कारण जो फील्ड आएगी वो कह रहे हैं ई आएगी, है ना। तो कह रहे हैं ए सी डी बी के कारण, इस पोर्शन के कारण कितनी, बेटा जितनी इसके कारण आएगी इधर उतनी इस पोर्शन के कारण आएगी इधर, क्योंकि सेंटर पे तो 0 ही होनी है, तो मैग्नीट्यूड तो ई ही आएगा, है ना। और इसके एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग आएगी, ऐसे के ओ के लॉन्ग आएगी, तो इसकी जो फील्ड आएगी बेटा वो ओ के लॉन्ग आएगी। बेटा टोटल तो 0 तभी हो पाएगी ना बच्चों, टोटल 0 फील्ड कब हो पाएगी बताइए। बेटा अगर सेंटर पे फील्ड 0 होती है रिंग के, यूनिफॉर्मली चार्ज अगर रिंग होती है तो सेंटर पे 0 होती है, तो इस पार्ट के कारण अगर ई है तो बाकी बचे हुए पार्ट के कारण भी तो ई होगी अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो 0 बनेगी, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया, बहुत ही सिंपल बात थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए, किस क्वेश्चन पे आ गए 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहे हैं क्यू चार्ज का पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है q इंटू 10 की पावर 11। अब k q बाय r होता है बेटा पोटेंशियल, है ना, जिसकी वैल्यू है q इंटू 10 की पावर 11, ठीक है। कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो k q बाय r स्क्वायर, दैट इज एक और r नीचे आ जाएगा, तो पहले 1 बाय r की वैल्यू निकाल लीजिए, ये q कटा q कटा, k क्या है
1/4πε0, तो 4πε0 इंटू 10 की पावर 11, ये 1/r की वैल्यू, बस इससे मल्टीप्लाई करने से एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखें तो 4πε0 आ जाएगा, q तो रहेगा ही रहेगा, 10 की पावर 11 दो बार हो जाएगा, 10 की पावर 22, दैट इज kq/r²। जो फील्ड हो जाएगी बेटा अब वो क्या हो जाएगी, 4πε0 इंटू q, बेटा ये था पोटेंशियल q इंटू 10 की पावर 11 अपॉन r² करना, दैट इज 1/r से मल्टीप्लाई करना, तो इंटू 10 की पावर 22। कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों ये, 10 की पावर 22, दो ऑप्शन में है, 4πε0 चाहिए, फिर एक ही ऑप्शन में आ गया ऑप्शन सी, है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में प्यारे बच्चों मेरे को क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक सिलेंडर है जिसके बीचों बीच एक चार्ज रखा है, शायद ये बीचों बीच वर्ड भी नहीं दिया है, ये देना चाहिए था, है ना। अब हमसे कहा गया है इस फ्लैट सरफेस ए से चार्ज वो बताइए फ्लक्स कितना जाएगा अगर कर्व्ड सरफेस से फाई जा रहा है। मैंने इसको आधे आधे में बांट दिया, तो अगर पूरे से फाई है तो आधे से कितना हो जाएगा 5/2, और बाकी इससे भी कुछ जाएगा, तो बेटा q/ε0 टोटल फ्लक्स है, आधा इस सरफेस से निकलेगा, है ना, और आधा इस सरफेस से निकलेगा इधर से, तो q/2ε0 टोटल फ्लक्स है, 5/2 हो गया कर्व्ड सरफेस से, और इससे हो गया मान लो φ', तो बस φ' आपको निकालना है, तो आंसर क्या आ जाएगा q/2ε0 माइनस 5/2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, q/2ε0 माइनस 5/2, दैट इज हाफ ऑफ q/ε0 माइनस 5, दैट इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। ये क्या कह रहे हैं, चार्जेस प्लस q एंड माइनस q आर प्लेस्ड एट a एंड b रिस्पेक्टिवली विच आर एट डिस्टेंस 12 अपार्ट, ठीक है। C is at the midpoint of A and B. Work done in moving a charge Q along the semicircle CRD. बेटा अगर यहां से एक चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहे हैं प्लस Q को, बताता हूं मैं आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। बेटा ये सेमी सर्कल पे मूव कर रहे हैं, जिसके सेमी सर्कल पे यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे B चार्ज है जिसका नाम है -Q, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज है +Q। अब बेटा आप ध्यान से देखिए, अगर आप +Q चार्ज को यहां से यहां लेके जाते हैं, है ना, तो मैं बस आपको एक ही बात कहना चाह रहा हूं बेटा, यहां पर पहली बात तो वर्ड हमको ये यूज करना चाहिए, स्लोली लेके जाते हैं, क्योंकि वर्क मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि वर्क हम कितना भी कर सकते हैं, पर ये माइनर एरर्स थोड़ा सा नीट में रहती ही रहती हैं, है ना, मेंस में भी आ जाती हैं कई बार ये एरर्स, तो ये गलत बात है, लेकिन बेटा इतना अपने को बर्दाश्त करना आना होगा, है ना। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से बेटा, अगर मेरे को ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि अगर यहां से यहां लेके जाना है तो -Q से तो जो पहले डिस्टेंस था वही अभी भी डिस्टेंस है, तो इससे तो ना तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी ना घटी, तो बेटा इससे ही हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, घट रही है, स्लोली लेके जाना है, तो जितना ये पॉजिटिव वर्क करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। या तो आप कह सकते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है बेटा, चेंज इन टोटल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। इसके साथ तो मैं पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करूंगा ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस जो पहले था वही बात में, तो खाली इससे लूंगा। फाइनल क्या है बेटा, K Q, बाद में डिस्टेंस कितना हो गया, ये 12 डिस्टेंस अपार्ट थे और मिड में चार्ज था, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3L हो जाएगा, तो KQ/3L माइनस KQ/L, है ना। तो बेटा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, आप मेरे हिसाब से बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहे हैं डाइपोल मोमेंट कितना होगा, यहाँ तीन चार्ज है -2Q + Q, तो बेटा -2Q को क्या एज्यूम कर सकते हैं, दो -Q और -Q, तो एक डाइपोल मोमेंट ये हो जाएगा QA, क्योंकि ये A डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो एक हो जाएगा QA इधर को, और एक डाइपोल ये बन गया, और इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा QA इधर को, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा QA√2 45 डिग्री एंगल पे, किधर को आ जाएगा QA√2। अब QA√2 तो बेटा तीन ऑप्शन में है, एक में कह रहे हैं QA√2 along x एक्सिस, QA√2 along y एक्सिस। बेटा अगर दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट क्या होता है AA का A√2। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। तो बेटा कह रहे QA√2 along the line joining from 0 0 to A, बिल्कुल सही बात है, 0 0 0 to A, 0, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी हो गया। इसमें कह रखा है कि वर्क डन बताओ कितना करना पड़ेगा इनको V वोल्ट से चार्ज करने के लिए। बेटा एनर्जी कितनी कंटेन करेंगे, C और C/2 पैरेलल में, तो हाफ 3C/2 इंटू V², तो क्या हो जाएगा बेटा 3C/2
4v²। तो बेटा मेरे को एनर्जी देनी है इनको चार्ज, मतलब जो इनके पास एनर्जी आ जाएगी जब मैं चार्ज करूंगा तो वो आ जाएगी 3/4cv²। कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 3/4cv²। पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना बेटा, ये क्वेश्चन में भी थोड़ी सी एरर है। अगर मान लो कोई मेरे को कहता है ये कैपेसिटर है, सी कैपेसिटेंस है, v वोल्ट से मेरे को चार्ज कर रहा है ना, तो बेटा cv तो चार्ज फ्लो हुआ है ना, फाइनली चार्ज क्या हो जाएगा cv। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना आ जाएगा बेटा? q इंटू वी, cv²। हाँ, एनर्जी जो इसको मिली वो हाफ cv²। पर बेटा जो बैटरी का वर्क डन है वो इससे डबल है, वो इससे डबल है ना। तो बेटा यहां पर एक्चुअली आंसर 3/4cv² अगर बोलना चाह रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए था। बेटा मैं आपको बताऊं, अगर आप अचानक से बैटरी लगा दोगे तो करंट काफी ज्यादा आएगा और फिर हीट जनरेट होगी ही होगी, तो आधी हीट में जाएगी और आधी कैपेसिटर के पास। या तो आप कहो वेरिएबल वोल्टेज ले रहे हैं, हल्के हल्के वोल्टेज बढ़ा रहे हैं ताकि करंट लगभग नेग्लिजिबल है, I²RT की वैल्यू लगभग 0 है। बेटा I²RT आप करंट इतना कम रख रहे हो, I इंटू टी हो गया चार्ज फ्लोन है ना, या I को आप कह सकते हो Q/T, तो Q²/T² है, Q²R/T। तो ये T को आप अगर बहुत ज्यादा ले लोगे, बहुत ज्यादा टाइम लगा के अगर आप चार्ज करोगे, बहुत हल्के वोल्टेज बढ़ाओ, तो बेटा आप कह सकते हो कि कोई हीट में नहीं गई है ना, या फिर मिनिमम वर्क टाइप की चीज ऐड करो। नहीं तो यहां पर आंसर एक्चुअली होना चाहिए था 3/2cv²। बेटा अगर हमने v वोल्ट की बैटरी जैसे इन्होंने दिखाई है क्वेश्चन में वो लगाते हैं, तो मैंने आपको बताया cv चार्ज आ जाता है, बैटरी का वर्क हो जाता है cv² है ना, हाफ cv² एनर्जी आई कैपेसिटर के पास, मतलब हाफ cv² गई हीट, मतलब हाफ cv² किस में गई? हीट में। अच्छा, कभी कभी बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है रेजिस्टर ना हो तो बेटा एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा, फिर तो बेटा उसको कोई रिटार्ड करने के लिए ही नहीं, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एंड दैट विल एमिट ईएम वेव्स। तो बेटा कहां जाएगी एनर्जी? ईएम वेव्स की फॉर्म में लूज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 48, ये कह रहे हैं कि दो प्लेट्स को चार्ज किया सेपरेट करें तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क पड़ेगा। बेटा देखो E इंटू डी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो जितना आप दूर करते जाओगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा आप समझो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कम जगह पे थी, अब ज्यादा जगह पे है, 1 वॉल्यूम में होती है एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। तो A इंटू डी, अगर D बढ़ाओगे ज्यादा जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे भी आप सोचो आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 48। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 तो वही है जो क्वेश्चन नंबर 23, एज इट इज सेम विद लैंग्वेज। तो बेटा 90 से घुमाने कितना वर्क करना पड़ेगा? बेटा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस 90 से घुमाना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस 0। तो बेटा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई होती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। ठीक है, तो बेटा 0 फाइनली हो गई माइनस पी डॉट ई, पी इधर को हो गया पीई कॉस 90, इनिशियल है माइनस पीई कॉस 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या है बच्चों? बेटा यहाँ पे एक स्क्वायर है और नीचे वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो कह रहे हैं बताओ फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स होता है बेटा ई डॉट ए, एरिया इधर वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो बेटा फ्लक्स क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? फ्लक्स निकल के आ जाएगा 0 है ना। आगे के बेटा जो क्वेश्चंस है ये मैंने आपको करा दिए हैं क्वेश्चंस, ये मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको 2006 तक के है ना। अगर आगे के क्वेश्चंस जो है जो आप लोगों ने मेरे से डाउट्स कहे थे वो मैं जरूर बता रहा हूं, और मैं आगे एक वीडियो और बनाऊंगा डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड। अगर आपको लगता है कि अगर आपको रिक्वायर्ड है तो मैं जरूर एक वीडियो और बना दूंगा। अभी मैं आगे क्या कर रहा हूं कि जो आप लोगों ने डाउट्स मेरे से पूछे थे, जो क्वेरीज आई थी, उन डाउट्स को केवल मैं सॉल्व कर देता हूं। तो ये रहे डाउट्स आपके सामने। आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं डाउट्स के क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है 54th। इसमें क्या कह रहे हैं बच्चों? इसमें कह रहे हैं कि हमने एक चार्ज पार्टिकल है जो 2 ग्राम का है जिसपे चार्ज 2 माइक्रोकूलम है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करें ताकि उसके पास स्पीड आ जाए 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो बेटा वन चार्ज को अगर डेल्टा वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं तो बेटा उसके पास कितना हम वर्क करते हैं क्यू डेल्टा वी। मैंने आपको पहले भी बताया क्यू इंटू वी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल। तो बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आएगा है ना, क्यू इंटू वी वन थी, क्यू इंटू वी टू हो गई, जो डिक्रीज आया क्यू डेल्टा वी वही वर्क डन है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में डिक्रीज आया वही वर्क डन है। मैं 4 पराठे खा के आया
200 जूल वर्क किया, है ना, 400 जूल एनर्जी लेके आए, एक पराठा 100 जूल, ठीक है। तो बेटा अब बची कितनी मेरे पास 200 जूल। मैंने वर्क कितना किया, जो डिक्रीज आया, वर्क कितना किया, जो डिक्रीज आया। तो बेटा Q डेल्टा V दैट इज 2 इंटू 10 की पावर -6 डेल्टा V जो कि मेरे को निकालना है बराबर हाफ mv स्क्वायर 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू वी स्क्वायर 10 स्क्वायर 100, ठीक है। ये बेटा क्या निकल के आ जाएगा यहां से मेरे पास डेल्टा V मेरे को निकालना था तो 0.5 तो आने ही वाला है ना। ये 10 की पावर 3 आएगा तो ये 10 की पावर 5 बन जाएगा, ठीक है। तो बन क्या गया प्यारे बच्चों मेरे पास 5 इंटू 10 की पावर 4। तो डेल्टा V क्या बन के आ गया प्यारे बच्चों 5 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन आ गया, क्वेश्चन नंबर 54। और क्वेश्चन नंबर 54 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा बेटा 5 इंटू 10 की पावर 4 को मैं कह सकता हूँ 50 इंटू 10 की पावर 3, 50 किलो वोल्ट, 50 किलो वोल्ट, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। इसमें कह रहे हैं बेटा एक चार्ज है जिसको हमने ना रेस्ट पे रख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब हमने उसको रिलीज किया। तो पूछ रहे हैं बेटा कि बताइए जब वो वाई डिस्टेंस मूव करेगा, जब वो वाई डिस्टेंस मूव करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। बेटा रेस्ट से है तो जाएगा तो उधर को ही जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा तो QE फोर्स होगा और वाई डिस्प्लेसमेंट हुई, और जो वर्क डन होता है बेटा वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है K-0, खाली इलेक्ट्रिक फोर्स ही है जो उस पर लग रहा है तो QE फोर्स लगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, वाई किधर को होगी बेटा रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। अगर मेरे पे कोई फोर्स इधर को लगाने लग जाए तो मैं इधर को जाऊंगा, रेस्ट पे हूं तो मैं, है ना, और कोई इधर को लगाएगा तो इधर को चला जाऊंगा, है ना। जिधर को फोर्स लगेगा रेस्ट पे हूं तो उधर को ही जाऊंगा ना, है ना। चलिए अच्छा बेटा ये जो क्वेश्चन है 76, ऐसा क्वेश्चन तो सेम मैं करा चुका था, कहीं आप कैलकुलेशन में शायद फंसे होंगे। एक का रेडियस है 1 सेंटीमीटर, एक का है 2 सेंटीमीटर, है ना। एक पे चार्ज है 10 की पावर -2 कूलम, एक पे 5 इंटू 10 की पावर -2 कूलम। हमने कनेक्ट कर दिया इनको, हमने कनेक्ट कर दिया। चलिए लिखने के लिए जगह बनाई जाए, बहुत शानदार तरीके से देखिए, रिन सफेदी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए देखिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं ये वाला क्या है। अब बेटा कह रहे हैं कि फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो गया 6 इंटू 10 की पावर -2 कूलम। बेटा KQ1 बाय R1 इज इक्वल टू KQ2 बाय R2, है ना। यहां से क्या आ जाएगा Q1 बाय Q2 इज R1 बाय R2 दैट इज 1 बाय 2 या 2 बाय 4 भी कह सकता हूं। 6 टोटल है तो इस पे हो गया 2 इंटू 10 की पावर -2, इस पे हो गया 4 इंटू 10 की पावर -2, है ना। अगर आपको लगे नहीं आपको तो मतलब बहुत कायदे से कर रहे हैं तो बेटा फिर मतलब आपकी बात अलग है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ बेटा इस पे Q होगा तो इस पे 2Q होगा, 1:2 में है तो Q और 2Q हो गया। अब Q और 2Q हो गया तो 3Q हो गया 6, 3Q हो गया 6, टोटल हो गया 6। तो बेटा Q कितना हो जाएगा 2, है। 3Q हो गया 6 तो Q क्या हो जाएगा बेटा 2। बेटा अगर एक पे Q है तो दूसरे पे 2Q है। वैसे तो मैं 1:2 से ही समझ गया था, 2:4 में आ गया क्योंकि 2 और 4 मिलके 6 हो गया। तो 2 इंटू 10 की पावर -2 एक पे हो गया और दूसरे पे 4 इंटू 10 की पावर -2, है ना। फिर भी अगर दिक्कत रह जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको ऐसी कैलकुलेशन ना आ जाओ, एक पे Q होगा एक पे 2Q होगा और 3Q हो गया टोटल जो है 6 इंटू 10 की पावर -2। तो Q कितना आ गया बेटा 2 इंटू 10 की पावर -2, 2 इंटू 10 की पावर -2। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए आगे के डाउट देखते हैं। आखिरी 3 डाउट्स बेटा, वैसे तो ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन थे इस टाइप पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, लेकिन फिर भी आइए देखते हैं एक बार। तो बेटा 78th क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं स्मॉल q कितना हो, ये बिल्कुल बीचों बीच रखा है ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो बेटा जो इस पे फोर्स आएगा, मान लो बीच का डिस्टेंस r है, तो जो इस पे फोर्स आएगा बेटा वो आएगा KQ बाय R स्क्वायर, KQ² बाय R स्क्वायर, और ये इसको उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तभी तो ऐसा हो पाएगा। तो इसके कारण जो फोर्स आना चाहिए वो क्या आएगा KQ बाय R/2 स्क्वायर, R/2 स्क्वायर क्या आएगा R स्क्वायर बाय 4, है ना। बेटा जितनी जोर से इसको कहेगा चल हट उतनी जोर से इसको ये कहना चाहिए आ जा, है ना, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। बहुत ही सिंपल बात है भैया, बहुत शानदार। यहां से स्मॉल q क्या निकल के आ रहा है Q/4 मैग्नीट्यूड में, और नेगेटिव होगा तभी तो कहेगा आ जा, तो होना तो नेगेटिव ही चाहिए। तो बिल्कुल शानदार, बहुत आसानी से हम कर पाए हैं। 79th पता नहीं क्यों नहीं हो पाए हैं, आइए फिर भी बताते थे। इसमें शायद मेरे को लग रहा है कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई होगी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन की बात करते, कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स तो 0 होगा ही होगा, है ना। ये -q है, ये +q है, जितना QE होगा उतना ही -QE होगा। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब QE लगेगा। नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होता है,
पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स होता है। बहुत शानदार। अब बेटा बस अब ये देखना था कि जो फोर्स, अब ये इक्विलिब्रियम ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तो है, टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। टॉर्क क्या होता है? पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा, दो जगह पे जीरो हो सकता है। जब ये कंडीशन हो, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट इज ये कंडीशन पीई साइन 0 और पीई साइन 180। अब बेटा इसको जब ऐसे करूंगा ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको वापस लेके आना चाहिए, दैट इज ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि जब इधर जाएगा तो क्यूई इसको कहेगा चल है इधर चल, जैसे ही मोड़ेंगे वापस लेके, और इसमें क्या होगा, जैसे इधर मोड़ेंगे तो ये कहेगा चल घूमता चल, अभी इक्विलिब्रियम घूमता ही चला जाएगा, फिर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी है? ये वाली, जब जीरो एंगल है। कह रहा है उससे थीटा घुमा दिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस पी डॉट डी माइनस पीई कॉस थीटा, सिंपल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पहचाननी थी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से कहते हैं अगर थीटा घुमा दिए फिर क्या होगा? फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, है ना? अगर यहां से घुमा दिया तो बेटा पी और ई में एंगल क्या हो जाएगा बेटा? 180 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 180 माइनस थीटा। अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से कहते हैं अगर हमने थीटा घुमा दिया तो माइनस पीई कॉस 180 माइनस थीटा, दैट इज क्या आ जाएगा? प्लस पीई कॉस थीटा, है ना? क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? माइनस कॉस थीटा। आई होप मैं आपको समझा पाया। चलिए बच्चों, ये आ गया लास्ट डाउट और शायद यही लास्ट नंबर का क्वेश्चन है। तो बेटा 4q, ये माइनस q और ये फिर 4q। अब बेटा कह रहे हैं कि ये कैसे इक्विलिब्रियम में है। अब बेटा अभी मैंने अभी आपको कराया था, जो बीच वाला अगर होगा वो 1/4 होगा और नेगेटिव होगा तभी इक्विलिब्रियम बनेगा। अब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पर अब मेरे से कह रहे बताइए स्टेबल है अनस्टेबल है। आप देखिए मैं इसको इसकी तरफ करता हूं तो क्या होगा बेटा? रिपल्शन वाला फोर्स भी बढ़ेगा और अट्रैक्शन वाला भी बढ़ेगा। और बेटा मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो फोर्स होता है ना के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाय एक्स स्क्वायर, 1/x², ऐसा होता है बेटा। अगर यहां पर अगर डिस्टेंस आपने कम किया तो भी फोर्स बढ़ेगा, इतने से इतना होगा, पर यहां पे अगर आपने डिस्टेंस कम किया तो अब फोर्स में इंक्रीज ज्यादा है। जो पास में उसका इंपैक्ट ज्यादा है, इसका इंपैक्ट ज्यादा आएगा तो ये चलता ही चला जाएगा। आजा वाली आवाज जो होगी वो बढ़ जाएगी, जैसे ही पास में आएगा तो ये बड़ी जोर से चिल्लाएगा आजा, और ये आता ही चला जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन बेटा यहां पर एक प्रॉब्लम है, इसको अगर मैं ऊपर करता तो ये तो वापस आता ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों इसको बुलाते हैं आजा, है ना? ऐसे ऐसे फोर्स लगता तो ये बीच में चल पड़ता, है ना? ऐसे ऐसे फोर्स आता तो बीच में चल पड़ता है नीचे को, है ना? तो बेटा बस मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, ऐसे में तो स्टेबल है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये कहना चाहिए था स्टेबल मतलब इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल अलोंग दी एक्स एक्सिस, मतलब अलोंग दी एक्स एक्सिस स्टेबल है या अनस्टेबल। तो भले इसको मैं अब इधर करता अगर एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर क्या होता बेटा? इससे अट्रैक्शन कम हो जाता, उससे बढ़ जाता, चलता ही चला जाता। सेम हर एक केस के लिए यही हो गया। इसको इधर करूंगा तो ये चलता ही चला गया। क्यों चलता चला गया बेटा? मैं फिर बता रहा हूं, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। बेटा देखो एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, इक्विलिब्रियम में। एक्स एक्सिस पे क्वेश्चन में कहना चाहिए था, कहां नहीं है, मैं मान लेता हूं कि यही है, ठीक है बेटा। जब इधर करूंगा ना तो पास वाले का इंपैक्ट ज्यादा आता है, पास वाले के फोर्स में इंक्रीज ज्यादा आता है, रिपल्शन भी बढ़ेगा, रिपल्शन भी बढ़ेगा, लेकिन अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये चलता ही चला जाएगा, अनस्टेबल। इसको देखते हैं, इसको अगर इधर करूंगा तो बेटा पहले तो दोनों तरफ से फोर्स बराबर है, 0 है। अब जिसके पास कर दिया उसका बढ़ जाएगा, जिससे दूर होगा उसका बल्कि कम हो जाएगा, तो चलता चला जाएगा। ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, और ये तो सिमेट्रिक सिचुएशन है। इसको भी बेटा इधर करूंगा तो पास वाले की आवाज बढ़ जाएगी आजा, और वो भी जोर से, तो ये भी चलता चला जाएगा। दैट इज तीनों के तीनों बेटा किस कंडीशन में आ गए? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, है ना बेटा। जब मैं कोने वाले को भी लेके आऊंगा, इधर वाले को भी लेके आऊंगा, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अगर मैं ये वाले चार्ज को भी इसकी तरफ लेके आ रहा हूं अभी इक्विलिब्रियम में, तो बेटा होगा क्या? यहां पे आने पे जो पास वाला है उसके फोर्स में इंक्रीज ज्यादा आएगा। पहले अगर ये बराबर बराबर थे तो इसका बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं। जो पास में होता है, जब पास में होते हैं तो फोर्स में इंक्रीज ज्यादा आता है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। देयरफॉर जब मैं इसको इधर करूंगा तो ये चलता ही चला जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा बेटा? सारे के सारे किस में होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, है ना। कोशिश करी गई बेटा, आपको सारा का सारा फ्लेवर दिया गया, हर एक वैरायटी तो कवर हो ही चुकी है। वैसे अगर मैं आपको कॉन्फिडेंटली एक बात जस्ट कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने ये 32 ईयर्स का जो मैंने आपको अभी क्वेश्चंस कराए हैं, अगर ये आपने कर लिए हैं ध्यान से, तो
ये बिल्कुल पक्का है, अगर आपको अच्छे से एक एक बात क्लियर हो गई है तो आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है जो नीट मतलब 2020 में आएगा। तो बेटा आप लोग बस मेहनत करते रहें, इधर से भी हमारी वीडियोस ऑन रहेंगी, आप लोग वीडियोस लगातार देखते रहें, है ना, नोट डाउन करते रहें, कहीं आपका कोई मिसकॉन्सेप्ट हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका डायरेक्टली आंसर आ गया था पर तरीका गलत था। तो बेटा सब कुछ मैच करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स के साथ।